देखो, नया चैप्टर स्टार्ट हमारे पास है। इससे पहले हमने मौलिक अधिकार खत्म कर लिए, फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर वो कर दिया हमने बिल्कुल खत्म। अब ये हमारे चैप्टर का नाम राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये चैप्टर का नाम है। इसे कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। चैप्टर का नाम है क्या? नाम क्या नाम? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यानी जो हमारा राज्य हो ना, स्टेट हो, अगर तुम्हें राज्य शब्द को जानना तो अनुच्छेद 12 पढ़ना पड़ेगा, आर्टिकल 12 पढ़ना पड़ेगा। उसके अंदर राज्य शब्द को परिभाषित कर रखा है। हर वो सरकारी चीज जहाँ सरकार का अधिकार हो वो राज्य है। और राज्य शब्द की परिभाषा के अंदर, राज्य शब्द की परिभाषा को मैंने डिटेल से पिक्चर वाली क्लास में तभी से समझाया, अच्छे दिल ठोक कर समझाया कि भाई राज्य शब्द के अंदर कौन कौन सी चीज आती है, कौन कौन सी चीज नहीं आती है। वो नोट्स के अंदर भी साफ साफ लिखवा रखा है। अब राज्य को कुछ भी काम करेगा, ये जो आज के समय में जो सरकार दिखाई दे रही तुम्हें, ये कुछ भी काम करती होगी। जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था, संविधान सभा के अंदर बैठकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, तब ना राज्यों को इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, निर्देश दिए गए थे। इनकी आलोचना भी करी जाती है। अब हम भाग 4 पढ़ने वाले, भाग 3 तक संविधान का मैंने पढ़ लिए। संविधान के अंदर 22 भाग, अभी हम तीसरे भाग पर उपस्थित है। इस तीसरे भाग में तीसरा भाग खत्म कर ले, चौथे भाग में उपस्थित हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के नाम से जानते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसका नाम है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये है कहां से, कौन से भाग में? भाग 4 के अंदर। अब सवाल है कहां तक पढ़ेंगे? अनुच्छेद 36 से लेकर 31 तक, 51 तक पढ़ेंगे। और सारे अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। जब संविधान सभा के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर संविधान बनाया जा रहा था, तो संविधान बनाते वक्त राज्य का निर्देश दिए गए थे, इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि ये कुछ बातें हम संविधान के अंदर लिख रहे, और इन बातों को ध्यान में रखते हुए तुम जितनी भी सरकार होगी, चाहे राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, इन पॉलिसी की, इन बातों को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी का निर्माण करना होगा। किसी भी क्षेत्र में, तुम्हें स्वास्थ्य क्षेत्र में पॉलिसी बनानी, इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तुम्हें पर्यावरण के लिए पॉलिसी बनानी, ध्यान में रखना होगा। तुम्हें शिक्षा के लिए पॉलिसी बनानी, इन बातों को ध्यान में रखना होगा। ठीक, वे कौन सी बातें? वही राज्य के नीति निर्देश तत्व, राज्य के नीति निर्देश दिए जा रहे तत्व, एलिमेंट इसके अंदर रखे हुए। स्टेट लिखा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो राज्य के निर्देशक तत्व भी है। अब इससे छोटे छोटे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछाते हैं कि सबसे पहले बार ये राज्य के लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मान लो इनका कोई पालन भी नहीं कर रहा, कोई सरकार इनका पालन भी नहीं कर रही, तो ये गैरवाद योग्य, देखो मैं क्या शब्द बोल रहा हूँ, गैरवाद योग्य, गैर नियोजित प्रकृति के, इन्हें कोर्ट में कभी चैलेंज भी नहीं करा जा सकता। और इसी बात की आलोचना भी है, वो राज्य के निर्देशक तत्वों की क्रिटिसाइज करते हैं भी ना कि यार इन्हें कोर्ट में चैलेंज तो कर नहीं सकते। एक प्रकार का अलग अलग लोगों ने अलग अलग कमेंट करा, उसके भी सवाल पूछते हैं पेपर में, किसके ने इसके बारे में क्या क्या कहा। तो पहले हम जानते हैं क्या है ये। राज्य को निर्देश दिए गए, इंस्ट्रक्शन दिए गए कि ये ना, हम इनका, तुम अपनी पॉलिसी को, अपनी अपनी नीतियों को बनाते वक्त इन बातों को ध्यान में रखना होगा। ये बातें आराम आराम से एक कर कर सारी लिखी हुई। ठीक, और कुछ ऐसी बातें हाँ जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मिलेगी, तुम्हें मौलिक अधिकारों में भी मिलेगी और वह प्रस्तावना में भी मिलेगी। आजकल पेपर पूछने वाले का ट्रेंड ये है, ऐसी बात बताओ जो तीनों में मौजूद हो। तो ऐसे सवाल आने शुरू हो गए। ये भी बहुत डेंजर सवाल बनेगा। आओ समझते हैं। देखो हमारे पास कौन से भाग में है? भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से लेकर कहां तक? 51 तक। सवाल हम इससे लेकर कहां था है? किसी भारत का संविधान कहीं ना तो पढ़ा होगा, आयरलैंड के संविधान से लेकर है। अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया तो आयरलैंड के संविधान को पढ़कर इसके अंदर तो लिखा था। स्रोत इसका आयरलैंड है हमारे पास। राज्य के नीति तत्वों का स्रोत आयरलैंड, आयरलैंड के संविधान से लेके। भारत शासन अधिनियम 1935 है ना, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंदर इन राज्य के नीति निर्देश तत्वों का उल्लेख भारत के शासन अधिनियम 1935 के अंदर भी था। ये जो एक्ट आया था ना, अधिनियम आया था भारत के अंदर, इसके अंदर भी इसका उल्लेख था। लेकिन वहां इसका नाम इंस्टॉलमेंट टू इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ था, निर्देशों के उपकरण लिखा हुआ था, ये नाम लिखा हुआ था, निर्देशों के उपकरण। वहां नाम ये लिखा था राज्य के नीति निर्देश तत्व, ये लिखा हुआ था निर्देशक तत्वों के उपकरण। इसलिए जो भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 का लगभग 60% हिस्सा अम्बेडकर ने अब भारत के संविधान के अंदर डाल रखा है, क्योंकि अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान था 1935 के अधिनियम को बनाने में। ठीक, अब हम कहानी को बढ़ाते हैं आगे। अब मैंने कहा ना, ये गैर नियोजित प्रकृति है, गैरवाद योग्य, कोर्ट में चैलेंज नहीं करा जा सकता, कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती अगर किसी बात का पालन नहीं कर रहा। कौन? राज्य। राज्य को निर्देश देंगे। अब मैं जितनी बात बोलकर पढ़कर बताऊंगा ना, तुम जितनी बात बताऊंगा उसमें तुम्हें लगा कहीं ना कहीं राज्य को एडवाइस दी जा रही, सलाह दी जा रही, ये काम करो, लेकिन राज्य को काम करता ही नहीं। राज्य तुम्हें लगेगा राज्य को काम कर ही नहीं रहा। अब फिर हमने ऐसा क्यों करा है ना, पक्के क्यों नहीं करा हमने? इन्हें गैर नियोजित प्रकृति क्यों बनाया, गैरवाद योग्य क्यों बनाया हमने? इसलिए बनाया, उस टाइम पे हमारे पास है ना संसाधनों की कमी थी, और जब हमारे संसाधनों की, पैसों की कमी थी, तो क्योंकि जब हमने संविधान ताजा ताजा बनाया था, पैसे हमारे पास आए थे नहीं, सारी बातें एक साथ लागू कैसे कर देते? कहा कि सरकार ऐसा काम करेगा, भविष्य की बात दे दिया, ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा काम करेगा सरकार, करेगा, भविष्य को निर्देश देती है कि ऐसा काम करना होगा। तो दूसरा पहला पॉइंट भी क्लियर होगा हमारे पास, ये जो है लिखा हुआ।
पहला पॉइंट क्लियर, दूसरा भी क्लियर होगा हमारे पास ये। तीसरा, एचवी कामत साम नाम के एक व्यक्ति है, उन्होंने नुकाता निर्देशक तत्व के स्थान पर नुकाता इसके स्थान पर मौलिक शब्द जोड़ने की नीति निर्देशक शब्द के स्थान पर मौलिक शब्द रखने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इनका कोई मानना नहीं, पेपर में पूछने का नहीं, ऊपर तो पूछा जा सकता है पेपर में, तुम इसे चाहे तो डिनाई भी कर सकते हो, हटा सकते हो उसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कहानी को बढ़ाते हैं आगे। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय या वाद योग्य नहीं है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय भी है, वाद योग्य नहीं है, चुनौती नहीं दी जा सकती इसके अंदर, और कोई डिबेट भी नहीं हो सकती, नहीं मतलब गैरवाद योग्य है। समझ में आई बात है? ये ये लाइन पेपर पूछी सिविल सर्विस में, समझ में आई बात है? मौलिक अधिकार गैरवाद योग्य है, हाँ, अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो कोर्ट में खड़े होते जाएगा, रिट्री जारी कर जाती होंगी। अब इस ये भी ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया। देखो यहाँ सामाजिक आर्थिक, ये सामाजिक और आर्थिक न्याय का प्रतीक माना जाता है। सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात नहीं करेंगे, सामाजिक आर्थिक न्याय के प्रतीक माने जाते हैं जो हमारे पास ये समाज के अंदर, और आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय मिलेगा तुम्हें, एक तो आर्थिक न्याय, दो प्रकार के न्याय की बात करते हैं ये राज्य के नेतृत्व, जो तुम पढ़ोगे यही निकलेगा, समाज के अंदर न्याय मिलना चाहिए और आर्थिक न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए की बात करते हैं, इनका प्रतीक माना जाता है ना। यह प्रशासकों के लिए आचार संहिता है एक प्रकार का, आचार संहिता प्रशासकों, प्रशासन कौन, सरकार, उनके लिए आचार संहिता एक प्रकार का। कैसे नाम लिख रखे बताओ, आचार संहिता, उनके उन पर रिडक्शन से लगा दिया कि तुमको काम करना पड़ेगा, तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन वो है ना, ये ना गांधी दर्शन से संबंधित है, अगर तुम इन्हें पढ़ोगे ना, अनुच्छेद 40 पढ़ोगे, 43 पढ़ोगे, बहुत सारे अनुच्छेद से पढ़ोगे, तो गांधी का दर्शन दिखाई देगा तुम्हें। और यूपीएससी ने एक बार सवाल ये पूछा था गांधी दर्शन को लेकर, यही सही जानेंगे मैं अच्छी तरह। ये लोक कल्याणकारी राज्य का भी प्रतीक है, अगर तुम अपना वेलफेयर स्टेट बनाना, लोगों का भला करना, तुम हर स्तर पर, हर लेवल पर, हर स्तर पर, हर समाज का भला करना, उसे कहते हैं लोक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट जिसे कहते हैं, अगर उसे बनाना, उसका भी प्रतीक है। अब अनुच्छेद 36 पे चलते हैं, जानते हैं क्या लिखा हुआ, ठीक, क्योंकि यहाँ पे पेपर सवाल बनते हैं, एक करके मैं सुनूंगा तुमसे क्या क्या बताया मैंने कहा यहाँ ना, यहाँ यह शब्द, यहाँ राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, लेकिन यहाँ राज्य शब्द को परिभाषित किया गया, पता क्या क्या रखा है, उनका रखा है राज्य शब्द की वही परिभाषा। मैंने कहा कौन सी परिभाषा, उनका जो भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 12 में लिखी हुई वही इसकी परिभाषा, जो भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 12 में लिखी हुई वही राज्य शब्द की परिभाषा। इसका मतलब उनका राज्य शब्द को जाकर पढ़ा जाएगा अनुच्छेद 36 के अंदर। आगे बढ़ते हैं, तो फिर लिखने की जरूरत क्या पड़ रही थी, अब यहाँ तो पक्का सवाल बना 100%, ये जो लाइन लिख रखी है तो पक्का सवाल 100%, इसलिए एक साथ देख लियो, ठीक, क्योंकि यहाँ तो कुछ राज्य के इसमें ना कुछ बदलाव हुए, और समय समय पर जो बदलाव हुए ना, जब मैंने बताता बदलाव होने को हम कहते हैं संशोधन होना, अमेंडमेंट होना, और जब समय समय पर बदलाव हुए ना, ये बदलाव बहुत खतरनाक माने जाते हैं, बच्चों के याद नहीं रहते बिल्कुल भी। तो एक साथ मैंने सारे लिख रखे हैं, लिखवा रखे, देखो ध्यान तो देखो अच्छे तरीके से। आओ हम जानते हैं, सबसे पहले नंबर पर जब 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 44वां होता 1978 में। जब एक बार संविधान में संशोधन हो ना, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो, तो एक साथ कई सारे बदलाव हो, और जब कई सारे बदलाव हो ना, ये एक साथ कई सारे बदलाव हुए। देखो वैसे भी भारत के संविधान के अंदर दूसरे भाग में भी बदलाव हुए, ये तो मैं भाग 4 में बता रहा हूँ, तो भाग 4 में कहाँ बदलाव हुआ, ये बदलाव हुआ 39 में, 39 है, 39 है, 43 है और 48 है, याद रखता मानना इसका, 39, 39 है, 43 है, 48 है। क्या क्या हुआ, बच्चों के लिए स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुनिश्चित कराना। यार बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी राज्य सरकार का काम होगा, राज्य की जो सरकार है, मतलब राज्य सरकार, देश की सरकार हमारी, उनका काम होगा बच्चों के स्वास्थ्य के विकास के लिए अवसरों को सुनिश्चित कराना। तो यही बात है, पता लग रहा है किसी बच्चे पे पैसे नहीं है, अरे नहीं है ना, तो करो उसके लिए व्यवस्था, बिल्कुल फ्री में करो उसके लिए व्यवस्था, तुम्हारा काम होगा। 43 ये बात 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इंदिरा गांधी ने लिखवाई है बात, ध्यान तो सुन लो अच्छे तरीके से। 43A में क्या है, निःशुल्क न्याय। अब ये 43 39 है ना, 39 है निःशुल्क न्याय। अरे यार इसके इसी के संदर्भ में तुमने एक NLSA नलता नाम की संस्था बनाई, यूपीएससी ने एक बार सवाल पूछा इस पर। नलता क्या है, एक प्रकार का, ये एक प्रकार का विधिक प्राधिकरण। विधिक प्राधिकरण जिस व्यक्ति के पास पैसे नहीं है ना, ये क्या लिखा हुआ, निःशुल्क न्याय, पैसे नहीं है वो अपना वकील फ्री में कर सकता है, यहाँ ये संस्था से फ्री में वकील मुहैया करवाएगी। काम किसने करवाई व्यवस्था, राज्य ने करवाई। ये तो इसे निर्देश किसे मिले, राज्य को मिले, इसलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। तो ये बात है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसलिए नाम इनका पता लग चुका है, निःशुल्क सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। 43A में क्या लिखा हुआ, उद्योगों में कर्मकों की भूमिका। यहाँ उद्योगों अभी पढ़ेंगे ना तब और अच्छे तरीके से डिटेल जा पढ़ेंगे, तो उद्योगों के अंदर कर्मकों यानी कर्मियों की भूमिका, कर्मचारी की भूमिका बता रखा है, कितनी इंपॉर्टेंट है, इनका भी ध्यान रखना होगा। 48A में पर्यावरण का संरक्षण की बात कर रखी। कई बार जब तुम मेंस लिखोगे तो मेंस लिखते वक्त तुम्हें पर्यावरण के संरक्षण पर लिखना पड़ेगा, 48A में लिखना पड़ेगा तुम्हें। बात बताओ समझ कब जोड़ा गया, 76 में। ये 4 बातें जोड़ेगी, चारों इंपॉर्टेंट। एक हुआ हमारे पास ये कौन सा, 42वां संविधान संशोधन, ये 44वां 44वां आय प्रतिष्ठा और सुविधा में असमानता को कम करना, ये 38(2) में जोड़ी हुई। क्या लिखा हुआ, आय प्रतिष्ठा
एवं सुविधाओं में असमानताओं को कम करना। यार क्या बदतमीजी है, एक ही जगह दो व्यक्ति काम कर रहे, लड़की भी काम करे लड़का भी, मजदूरी लड़की की कम क्यों? क्या लड़की ने कम काम करा था? ऐसे आय में असमानता नहीं चाहिए, चाहिए बिल्कुल राज्य को ऐसा काम करना होगा। आय में प्रतिष्ठा में, प्रतिष्ठा कहते हैं सम्मान जिसे एक प्रकार का, एवं सुविधाओं में असमानता को कम करने का प्रयास करना होगा राज्य को जब भी अपनी पॉलिसी बनाता होगा। बनाओ जनधन योजना, फर्क नहीं पड़ता काम करना, ऐसा इन सब बातों को ध्यान में रखते जितनी बातें बताई जा रही है। बनाओ ग्राम सड़क योजना, बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा। लेकिन यूनियन की तुम ध्यान में लेकर रख रहे तो तुम कोर्ट में चले जाओगे ना, ये गैरवाद योग्य, इन पर डिबेट नहीं करी जा सकती कोर्ट के अंदर खड़े होकर बिल्कुल भी। हाँ निर्देश दे देंगे 86वें संविधान संशोधन द्वारा 45 में बदला हुआ। अब 45 में बदलाव पता क्या हुआ? इसके अंदर बात लिखी हुई थी जो 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे ना, सरकार उन्हें निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएगी। करवाएगी, सरकार ने करवा दिया। 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 21A नामक अनुच्छेद जोड़ दिया। और 21A नामक अनुच्छेद में पता क्या जोड़ दिया? 86वें संविधान संशोधन को यहाँ 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाना मौलिक अधिकारों की श्रेणी में डाल दिया बना। अब इन पर डिबेट हो सकती है। अगर देश के अंदर कहीं भी 6 से लेकर 14 साल तक का बच्चा वैसे ही घूम रहा है ना, इसका मतलब ये होगा अब उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार ऐसे क्यों घूम रही, सरकार के खिलाफ कार्रवाई होगी। बात समझ में आई क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? ठीक है, कहाँ लिखी हुई थी बात? 45 में। हमने 45 से उठा कहाँ ले आए? 21 में। 21 क्या है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की श्रेणी में था। फंडामेंटल राइट्स की जो श्रेणी में आगा ना, वो ना उस अलग ही वरीयता मिल जाएगी। सही संविधान के अंदर भी अलग अलग जगह बात की अलग अलग वरीयता, समझ बात है स्पेसिफिक, क्योंकि अगर कोई चीज मौलिक अधिकारों में लिखी होगी उस अलग अलग तरीके से संरक्षण प्राप्त होगा। मौलिक अधिकार वास्तव में मौलिक अधिकारों के बिना अगर हम मौलिक अधिकार भारत के संविधान में हटा दो तो भारत का संविधान एक लोकतांत्रिक संविधान बन जाएगा। सही बात है, अगर भारत के संविधान के अंदर तो हमने मौलिक अधिकार हटा दिए तो पता लग गया क्या कहा मैंने तुम, ये भूलना नहीं बिल्कुल भी। 42 संविधान संशोधन और ये बिल्कुल भी 44वां संविधान संशोधन हुआ हमारे पास। आय प्रतिष्ठा और सुविधा में असमानता को कम करना। 86वां 45 में से हटा के कहाँ ले आए हम? 21 में ले आए। कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 86 में। कब हुआ? 2002 में, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। ये कौन सा? 97वां संविधान संशोधन। यहाँ एक और सहकारी समिति है हमारे पास, ये 2011 में हुआ है। वही बात है, ये सहकारी समिति वाला 2011 में हुआ, कई बार पूछा हुआ है। 97 नंबर का संविधान संशोधन, ये 86 पे का था, ये 97 नंबर का संविधान संशोधन। 43B सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। हमने 43 था, 43B नामक अनुच्छेद जोड़ दिया, सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। सहकारी संस्थाओं को दिया जाएगा बढ़ावा। ठीक, ये भी जानना हम, ये होगा हमारे पास बदलाव। अब यहाँ देखो संविधान में वर्गीकरण नहीं, इनकी दशा दिशा के आधार पर होगी। अब जानो है क्या? डीपीएसपी को हमने बांट दिया, कैसे इनकी दशा कैसे इनकी दिशा। समाजवादी उद्देश्य जितने भी अनुच्छेद लिखे हुए ना, ये सारे समाजवादी उद्देश्य को पूरा करते हैं। अच्छा समाजवादी विचारधारा क्या हो? समाजवादी विचारधारा हो, इन यहाँ तक समाजवाद की खुशबू आ गई, तुम यहाँ तक गांधीवाद की खुशबू आ गई, गांधीवादी विचारधारा की। यहाँ से उदारवादी सिद्धांत वर्तमान हो सकता है, ये वर्तमान समय की आवश्यकता होना चाहिए वर्तमान समय में। बांट दिया पेपर में, ऐसा सवाल पूछो, देखते हैं इनकी समझ किस स्तर पर। अब समाजवादी विचारधारा क्या हो? इसका मतलब ध्यान समाज का भला होना चाहिए, सारी चीज ना समाजवादी विचारधारा किसे कहते हैं? जहाँ सब चीज सरकारी हो, देश के संसाधनों पर, देश के जो रिसोर्स हो उन पर जो कंट्रोल हो, नियंत्रण हो सरकार का हो, ऐसी विचारधारा को भी समाजवादी क्या हो। दुनिया की सब चीजें प्राइवेट होती चली जा रही, वो तो पूंजीवादी विचारधारा हो जाएगी। इसलिए वर्तमान समय की सरकार पर आरोप लगा हुआ है, ये सरकार ना सब चीजें प्राइवेट करती चली जा रही, इनकी जो विचारधारा ना आइडियोलॉजी वो पूंजीवादी विचारधारा की। ठीक, लेकिन जो हमारे पास मैंने कहा ना तुम, तो कुछ अनुच्छेद ऐसे इसमें जो लिखे हुए 36 से लेकर 51 तक, उनमें तो हमें पढ़ने के बाद एक ही बात पता लगेगी कि अनुच्छेद ऐसे है कि यहाँ कहीं ना कहीं हमें एक ही चीज नजर आ रही, समाजवाद नजर आ रहा है, समाजवादी विचारधारा नजर आ रही। ये सवाल पूछेगा तुमसे कौन कौन सा अनुच्छेद आता है जिसमें तो समाजवादी विचारधारा नजर आती है, तो ये सारे के सारे लिख दिए गए और जानते हैं। जब आगे पढ़ेंगे ना, मैं डिटेल से पढ़ेंगे तो तब भी मान की बात हो गया। जो उद्देश्य क्या है? समाज एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना, समाज के अंदर सामाजिक न्याय आर्थिक न्याय प्रदान करना। यहाँ राजनीतिक न्याय नहीं है, लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करना। 38(1) को पढ़कर देखो, 38(2) को पढ़कर देखो, 39A, 39B, 39C, 39D, 39E, 39A बड़े वाला है। ठीक, ये सारे अनुच्छेद ऐसे जो बाद में जोड़े गए सारे के सारे हैं। इनमें तो कहीं ना कहीं समाजवादी विचारधारा निकल कर नजर आ गई। और समाजवादी विचारधारा हमेशा लोक कल्याणकारी राज्य को बढ़ावा देती है। देश के संसाधनों पर नियंत्रण, जो हमारे देश हो उसके जो रिसोर्स होते हैं उन पर जो कंट्रोल होगा गवर्नमेंट का होगा, सारी चीज गवर्नमेंट होगी, सरकारी होगी, कोई भी चीज प्राइवेट नहीं होगी। आसान भाषा में ऐसा समझ लो, समझ में आई बात है। अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43 निर्वहन मजदूरी इसमें लिखा हुआ, ये सारे के सारे समाजवादी विचारधारा को प्रदर्शित करते हैं। याद किस तरह रहेंगे? 38(1), 38(2), 2 याद होंगे पक्का। 38(1), 38(2, 39A B C D 4 रो 39 के, 38(1), 38(2, 39A B C D 4 रो,
ई तक बल्कि फिर 39 ए भी आ जाएगा, तो 39 के तो सारे अनुच्छेद 39 तो पूरा का पूरा कंप्लीट है इसमें। उसके बाद 41, 42, 43 तो है ही याद करने में, 41, 42, 43, 39 के सारे, 38 के दो, 38 के दो, 39 के सारे, 41, 42, 43 याद हो गए। ये क्या है, किस कौन सी विचारधारा को प्रदर्शित हो? समाजवादी विचारधारा क्या हो समाजवादी विचारधारा? देश के संसाधनों पर नियंत्रण, याद हो गए? कैसे याद हुए? 38 एक, 38 दो, 38, 39 ए बी सी डी ई और 39 ए, 41, 42, 43। ठीक, अगर इसका बेनिफिट होगा तुम याद करने का। आगे चलते हैं गांधीवादी विचारधारा को। अब गांधी की क्या विचारधारा थी? गांधी कभी नहीं चाहते थे राज्य होना चाहिए। गांधी हमेशा राज्य शब्द का विरोध करते थे। वे चाहते नहीं थे बिल्कुल भी सरकार होनी चाहिए, वे नहीं चाहते थे पुलिस होनी चाहिए, वे हमेशा इसका खंडन करते थे। गांधी की ऐसी विचारधारा थी। गांधी पता क्या चाहते थे? सब राज होना चाहिए। स्वराज का मतलब क्या हो? अपना देश, अपना शासन होना चाहिए, सब लोग मिलजुल कर रहने चाहिए। ऐसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सही, गांधी की यह विचारधारा थी। तो इसमें तो कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो गांधीवादी विचारधारा को प्रदर्शित करते हैं। जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था ना, संविधान सभा में गांधी एक भी बार भी है, कोई लेना देना नहीं, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं राज्य सब चाहता ही नहीं। बहुत हाई लेवल का सोचते थे, राम राज्य की बात करते थे गांधी जी। ऐसा हो रहा है प्रैक्टिकल तौर पर पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक, तो उसके बाद लेकिन हमने पता क्या करा, जब अंबेडकर जी ने संविधान बनाया, संविधान बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखा, चलो कुछ अनुच्छेद ऐसे भी डाल दो ताकि गांधी जी का भी सम्मान रखा जा। क्योंकि कुछ अनुच्छेद हमने ऐसे डाल दिए जिन तक स्वराज्य की खुशबू आती है, जैसे पंचायती राज वाला होगा मेरे पास। ठीक है, तो पंचायती राज एक प्रकार का स्वराज्य हो, गाँव के लोग, गाँव का शासन होना चाहिए, गाँव में एक मुखिया होना चाहिए। गांधी जी ये तो चाहते थे अलग अलग गाँव, अलग अलग क्षेत्र, अपना शासन होना चाहिए, पुलिस न्याय व्यवस्था की जरूरत क्या पड़ रही। सही बात है। तो गांधी की आइडियोलॉजी लगती है। गांधी पता क्या चाहते थे? गांधी चाहते थे कि व्यक्ति पर डंडा न बरसाने जा, इसके अंदर ना उसका हृदय परिवर्तन होना चाहिए। अगर तुम डंडा मार कर, पिटाई कर अगर उसमें बदलाव कर रहे तो इसका मतलब तुम उसमें कभी बदलाव नहीं कर सकते, उसमें बाह्य रूप से बदलाव कर सकते हो। ऐसी विचारधारा पर काम करते थे। व्यक्ति में बदलाव करना, उसके हृदय पर परिवर्तन कर दो। जब तुम उसका हृदय परिवर्तन कर दोगे तभी जाकर वो एक राम राज्य स्थापित कर सकम। ऐसा राज्य बनाना चाहते थे गांधी। इसीलिए गांधी संविधान सभा में नहीं आए बिल्कुल भी। कलकत्ता में होते वहीं, जब संविधान बनाया जा रहा था, बिल्कुल भी आए नहीं एक बार। तो मैंने उनका सम्मान करा। सम्मान कैसे करा? देखो, अनुच्छेद 40 पूछा था, कई बार पूछा था। कौन सा अनुच्छेद? ये तो कई बार पूछा गया। कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी विचारधारा को प्रदर्शित करता? 40, 43 कुटीर उद्योग। ये कुटीर उद्योग जो एमएसएमई काम कर रहे, छोटे छोटे उद्योग, गांधी ये तो चाहते थे हमारा देश, हमारा शासन होना चाहिए, हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ने की। 43 बी, 46, 47, 48 दुधारू पशु वाला, ये सारे 40, 43, 43 बी, 40, 43, 43 बी, 46, 47, 48, कितना आसान है। 40, 43, 43, 43 बी, 40, 47, 48। ठीक, अब इन्हें पढ़ेंगे हम, आगे मैं पूछता रहूंगा तुमसे। ये भूल गए मुझे बता, तुम समाजवादी विचारते हैं, बताइए जरा क्या था। 48 कहाँ, 38 नींद चढ़ रही है क्या? अच्छा, उसके बाद हम बढ़ते हैं उदारवादी सिद्धांत। इसकी वर्तमान आवश्यकता उदारवादी सिद्धांत की। ये उदारवादी सिद्धांत वर्तमान समय में आवश्यकता। अनुच्छेद 44 क्या लिखा हुआ? अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो एक देश, एक लोग, सारे लोग एक समान, और चाहे कोई से धर्म के, सबके लिए कानून बराबर। अभी लागू करा। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया। सही बात है, समान नागरिक संहिता जैसे कहते हैं, सबके लिए एक कानून। 45, 48, 48 ए, ये इनका सबसे क्या निकल के चला रहा है? 50 और 51, ये उदारवादी सिद्धांत को प्रदर्शित करते हैं। पूछा जाएगा तुमसे, वे कौन से अनुच्छेद है जो उदारवादी सिद्धांत को प्रदर्शित करते हैं? और उदारवादी सिद्धांत वर्तमान समय की आवश्यकता, इतने डिप्थ में जाकर याद होना चाहिए बच्चों के। ध्यान रखना, ये भूल गए। 40, 43, 43, 46, 47, 48, 46, 47, 44, 45, 48, 48, 50, 51, 50, 51 उदारवादी सिद्धांत वर्तमान समय की आवश्यकता है। अब हम आते हैं 36, तो हमने पढ़ लिया। 36 में राज्य शब्द को परिभाषित करने की बात क्या रखी है। 37 में जाओ। अनुच्छेद 37 में पता क्या क्या रखा है? अनुच्छेद 37 में क्या रखा है? ये इसमें क्या क्या उल्लेख होगा? नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तन या वाद योग्य नहीं है। साफ क्या रखा है इसमें? आप ना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को चुनौती नहीं दे सकते, कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। ये देश के शासन के लिए मूलभूत तत्व। सही बात है, देश को अगर शासन चलाना, तुम नीतियां बनाते समय वक्त इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, राज्य की ड्यूटी होगी। कोई भी नीतियां बनाओ, इन्हें ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कहानी में।
बनाओ कुछ भी जो बना। 38 में जाओ, 38(1) में क्या लिखा हुआ, इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था स्थापित करेगा राज्य, इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था स्थापित करेगा। सामाजिक व्यवस्था, समाज के अंदर ऐसी व्यवस्था, राज्य बनाएगा व्यवस्था, राज्य की जिम्मेदारी है भैया सब। राज्य शब्द क्या हो, अनुच्छेद 12 पढ़ो जाकर, तभी तो समझाया। राज्य शब्द के अंदर स्थापित करेगा कि समाज, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देखो यहाँ अनुच्छेद 38 के अंदर 1 के अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों प्रकार के न्याय की स्थापित हो, इनकी तीनों की बात निकल कर चली आएगी। अब तुमसे एक सवाल पूछा जाएगा कि नीति निर्देशक तत्वों के अंदर तीनों प्रकार के न्याय की बात कर रखी है, तुम कहोगे हाँ, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और ये अनुच्छेद 38 तुम्हें तब भी आएगा, पता कहाँ आएगा, जब तुम समाज के बारे में, राजनीति के बारे में और आर्थिक इकोनॉमी के बारे में लिख रहे हो, जब तुम अनुच्छेद 38(1) को इस्तेमाल कर सकते हो, कूद के इस्तेमाल करोगे सभी बात, ताकि लोक कल्याणकारी राज्य बना जा सके। ऐसा राज्य बना जा सके जहां अमीर और गरीब के बीच का भेदभाव खत्म करा जा सके, वही हो लोक कल्याणकारी राज्य। समाज के अंदर, राजनीति के अंदर और इकोनॉमिक तौर पर, आर्थिक तौर पर किसी भी व्यक्ति से कोई भी भेदभाव न हो, सब समान होना चाहिए, उसे बोलेंगे वेलफेयर स्टेट। इसका सपना देख रहे हैं हम कई सालों से, कई जन्मों से आज तक, ये बनाना हुआ वेलफेयर स्टेट, पता लग चुका। तो इसमें क्या लिखेंगे, कैसे तो लिखेंगे तुम समाज और अनुच्छेद 38, कभी कहीं भी लिख सको, अनुच्छेद 38 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 के अनुसार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। समझ में ये बात है, राज्य अपनी नीतियों को बनाते वक्त उनको ध्यान में रखेगा, कहीं भी यूज कर सको लाइन को। तो कौन सा, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, क्या है, जस्टिस, तीन प्रकार की जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की, इन्हें स्टेब्लिश करने की बात कर रखी, तब जाकर हम वेलफेयर स्टेट बनाएंगे, कल लोक कल्याणकारी राज्य बनाएंगे। ठीक, आगे बढ़ती कहानी को। अब अनुच्छेद 38(2), इसे भी जान लो, अनुच्छेद 38(2) क्या है, राज्य आय की असमानता को कम करेगा, लिखा हुआ 38(2) में, 38(1), 38(2), मैंने तुम्हें बताया था 38(1), 38(2) कौन सी विचारधारा के, समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी, समाजवादी विचारधारा के, थोड़ी देर पहले तो पढ़ाया तुम, 38(1), 38(2 तो क्या समाजवादी विचारधारा नजर आई, उससे भी समाज का भला हो रहा है, समाज का भला हो रहा है। राज्य आय में असमानता को कम करेगा, ये तो लीगल को, राज्य आय में असमानता को कम करेगा। देखा नहीं हमारे पास यहाँ, गोवा की प्रति व्यक्ति आय 6 लाख, बिहार की 66,000, कुल बिहार के 66,000 प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम, और गोवा की कितनी, 6 लाख। गोवा का व्यक्ति इतना अमीर और बिहार का कितना, 66,000 कुल। इस असमानता को कम करना जिम्मेदारी किसकी होगी, सरकार की होगी, और सरकार करेगी, करेगी करेगी नहीं करेगी वो अलग बात है, समझ में बात है, लेकिन ये निर्देश दे दिए गए। कम करेगा लोगों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की समानता, तीन प्रकार की असमानता, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता कम करेगी। और ये ना अनुच्छेद 38(2) 44वां संविधान संशोधन को 1978 में जोड़ा। यह बात जरूर याद रखनी, क्या चीज हमने जोड़ी, यह लिखा हुआ आय की असमानता को कम करेगा, कौन करेगा, राज्य करेगा। और 3 प्रकार की असमानता और बताइए कौन कौन सी, याद रहेगी बात है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 38(1), अनुच्छेद 38(2), ये कौन सी विचारधारा से प्रदेश है, ठीक, यही याद रखना। अनुच्छेद 38(2) कब जोड़ा गया, अनुच्छेद 38(2) कब जोड़ा गया, आगे बढ़ता जाऊंगा कॉम्प्लेक्स बनता चल जाएगा। देखो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी है और राज्य के निर्देश तत्वों में भी है। ये सवाल पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसी चीज बताओ जो प्रस्तावना में भी हो और राज्य के नीति निर्देश तत्वों में भी हो, डीपीएसपी में भी हो और प्रिम्बल में भी हो हमारे पास। वो हमारे पास सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, सोशल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, तीनों प्रकार के जस्टिस की बात प्रिम्बल में भी कर रखी, डीपीएसपी में भी कर रखी, राज्य के नीति निर्देश तत्वों में कर रखी और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कर रखी, तीनों की बात। आगे बढ़ाते हैं कहानी को। प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, प्रतिष्ठा की, अवसर की समानता का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, दोनों में। वही बात है, मैंने ध्यान से सुन लेना, मैंने कहा प्रतिष्ठा की समानता की बात कर रखी ना, अगर तुम प्रस्तावना पढ़ के देखो वहां भी लिखी हुई प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात प्रस्तावना के अंदर भी है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, डीपीएसपी में भी, दोनों में मौजूद है। तो जो चीज दोनों में मौजूद है याद रखनी। 2 चीज बताई बिना, एक तो बताई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक, प्रिम्बल में भी है और दूसरे नंबर डीपीएसपी में भी है। अब बताओ और दो प्रकार की और समानता होनी चाहिए या होनी नहीं चाहिए, अच्छा तो कहां बात कर रखी, मौलिक अधिकारों में, मौलिक अधिकार का नाम भी नहीं आया, इसे पढ़ो,
अनुच्छेद 39 के अंदर 6 बातें। अनुच्छेद 39 बहुत बड़ा, याद रखना बात। या अब एक एक चीज का इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं हम। अनुच्छेद 39 को पढ़ते क्या बोला है। अनुच्छेद 39 के अंदर 6 बातें निकल कर आ गई। अब जो अनुच्छेद 39 पढ़ोगे, अनुच्छेद 39A आर्टिकल हमारे पास ये 39A, सुन लो क्या कह रहा है। कह रहा है जो राज्य होने स्टेट हो उसकी पता क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मैंने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कह रहा है जितनी भी स्त्री है ना, मैंने कहा बता रहे, कह रहा है जो पुरुष स्त्री और पुरुष, अच्छा उन्हें जीविकाओं का समान अवसर उपलब्ध करवाना। जो कह रहा है राज्य की खुद की जिम्मेदारी होगी जितने भी भारत के अंदर पुरुष और महिलाएं हैं उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाना ताकि वे जीवन जी सके। रोजगार उपलब्ध करवाना राज्य कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ। अब कौन करवा रहा कौन नहीं, कहां से इस मौलिक अधिकारों में डाल लेते, धर्म हो जाती। गैरवाद योग्य नहीं है ना, कहां डाल देते से मौलिक अधिकार में डाल देते ठग। ठीक, तो ऐसी सरकार आनी चाहिए, मौलिक अधिकार में डाल देते ठग। स्त्री और पुरुषों उन्हें जीविकाओं के समान उपलब्ध अवसर उपलब्ध करवाना। दिक्कत इस बात की नहीं है ये पेपर में आने का, दिक्कत इस बात की तुम इसे याद रखकर मीन्स में इस्तेमाल करते हो। अब कैसे खूब इसे सुनो, इसी लाइन का मैं कहां इस्तेमाल करता हूँ, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। जब स्त्री और पुरुष को जीविकाओं के समान अवसर उपलब्ध करवाना, बात रोजगार की नहीं आएगी, भुखमरी की नहीं आएगी, गरीबी की नहीं आएगी, कहीं बाहर लिखना पड़ा, सही बात है। और जब भी तुम दोगे ना निर्देश दोगे, लास्ट में जाकर समाधान दोगे तो क्या होगे, क्योंकि समाधान दोगे, क्योंकि लास्ट में जाकर समाधान दोगे तो उसमें तुम लिख सको राज्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39, या शुरू से इंट्रोडक्शन स्टार्ट करो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 इतना लिखो तो 39 ए भी नहीं याद रहा। 39 अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि राज्य की जिम्मेदारी होगी स्त्री और पुरुष के लिए जीविका के समान अवसर उपलब्ध करवाना। सही बात है, जीवन जीना तो उस अवसर उपलब्ध करवाना होगा। उसके पास अवसर ही नहीं है। एक बात बताओ, अगर ये लड़की रोज काम करना चाह रही, कहीं किसी कंपनी में मजदूरी करना चाह रही, दिहाड़ी करना चाह रही, पता लग रहा कहीं दिहाड़ी मजदूरी मिल नहीं रही। सही बात है, ये लड़की ने सोचा कि यार काम करेगी किसी कंपनी में जाकर, ठीक बहुत हो लिया, घर का टॉर्चर बहुत झेल लिया अपने घर का। अभी इन्हें प्लान बनाया, तेरे यार कहाँ जागी, कहाँ कहीं आसपास काम ही नहीं है। राज्य ने ऐसा अवसर ही नहीं दिया काम करने का, कोई फैक्ट्री नहीं लगाई, कंपनी बनाई, बिल्कुल भी। तो ऐसा अवसर उपलब्ध करवाना होगा ताकि इसे रोजगार प्राप्त हो सके। और यूनिया की पुरुषों को रोजगार मिल रहा है, स्त्री हो और पुरुष हो दोनों को। ये 39 की ताकत। 39B में चले जाओ, भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण। जितने हमारे भौतिक संसाधन, जो भौतिक संसाधन क्या हो, जो दिखाई दे रहे तुम आसपास, सही उसे भौतिक संसाधन बोल रहा हूँ। पानी होगा हमारे पास, सही बात है, भूमि होगी हमारे पास, पेड़ होंगे हमारे पास, भौतिक संसाधन जो तुम्हें दिखाई दे रहा। और सरकार का हो, हमारे देश के अंदर है मौजूद वो भौतिक संसाधनों को जो स्वामित्व होगा, नियंत्रण होगा, कंट्रोल होगा, इस प्रकार हो, इन्होंने इस प्रकार होना चाहिए। इन्होंने सारी चीजें तुम प्राइवेट कर दो जाकर देश के अंदर, इस प्रकार हो, किस प्रकार कि सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप प्राप्त हो। सामूहिक हित का, इसका मतलब सबका भला होना चाहिए। यूं नहीं है। एक बात बताओ, कर ट्रेन की टिकट होगी 500 रुपए की, और व्यक्ति यहाँ सरकारी बस में जा रहा है 100 रुपए में, सही बात है, 100 रुपए में जा रहा है, तो इसका मतलब तो ट्रेन तो आम आदमी पहुंचता बाहर होगी, फिर गलत तो बात है नहीं है। लेकिन हाँ, अनुच्छेद 39B में देखो क्या क्या रखा है, भौतिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार होना चाहिए। सरकार नहीं मानती इन बातों को, ठीक। जब इन्हें बनाया जा रहा था ना, लिखा जा रहा था संविधान, अनुच्छेद 39 जब भी बनाए गए थे, तो एक काम करना चाहिए, पता क्या करना चाहिए था, इन्हें ना जाको मौलिक अधिकार में डाल देते, फिर देखते कितना मजा आता। सामूहिक हित का सर्वोत्तम हित प्राप्त हो। 39C, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार संचालित की जाए जिससे कि धन और उत्पादन के संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं हो। पता क्या कहा रूगा, अपने देश की इकोनॉमी चलानी तुम, हाँ चलानी, बिल्कुल क्यों नहीं चलानी है। तू कह रहा है तो फिर एक काम करना चाहिए, धन और जो उत्पादन के संसाधन जिन तुम प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, उनका सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए उनका। इसका मतलब बस एक बात बताओ, करे मुझे एक बार बता, जितनी भी कंपनी लग रही सरकार के नाम से लग रही, देश के अंदर आर्थिक व्यवस्था का इस प्रकार होना चाहिए, धन एवं उत्पादन के संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। अगर सेंट्रलाइजेशन की प्रवृत्ति, सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी बढ़ेगी, देखो मैं क्या वर्ड बोल रहा हूँ, सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी बढ़ेगी, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति अगर बढ़ेगी ना किसी देश के अंदर, तो लोकतंत्र के लिए खतरा माना जा। देखो मैं क्या क्या लाइन बोल दी, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए घातक हो। इसका मतलब सब चीज पता क्या हो, सब चीज केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार का। अबे गांव वालों का क्या होगा, भारत की 75% जनता तो गांव में रह रही, गांव में तो ध्यान ही नहीं दिया तुम, ठीक है। तो देश के संसाधन, देश में आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमी को इस तरह लागू करना होगा कि ये समझ जाओ कि उसका ना जो कुछ भी काम करोगे तुम, धन और उत्पादन के जो संसाधन है उनका केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। केंद्रीकरण मतलब कुछ गिने चुने लोगों पर नहीं होना चाहिए, खास लोगों पर बिल्कुल भी। यार ट्रैक्टर आम आदमी पर क्यों होना चाहिए, ट्रैक्टर बताओ क्यों नहीं जाएगा आम आदमी पे ट्रैक्टर, सबको पहुंचना चाहिए ट्रैक्टर। कुछ भी आ रहा है ना, कुछ भी मान लो, कुछ भी बनाया जा रहा है देश के अंदर, उनका केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। और जब चीजें डिसेंट्रलाइज होगी ना, तो जो ना चीजें फिर धरातल पर पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है,
धरातल पहुंचती है, चीजें धरातल पहुंचती है जब चीजें डिसेंट्रलाइजेशन होनी शुरू हो जा, मतलब केंद्रीकरण की प्रवृत्ति हट जा, डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ावा मिले। जो हमारे पास पंचायत, हाँ, केंद्रीकरण को तो खत्म करना ना। पहले पता क्या हुआ था, 1951 से लेकर 1956 के आसपास, 1951 से लेकर 1956 तक, 56 तक जब पहली पंचवर्षीय योजना आई थी, उसको पता क्या हुआ था, नेहरू को बात समझ में नहीं आ रही थी। 61 से लेकर 65 तक, तो आगे चले गए थे, 61 से लेकर 65, 61 से लेकर 5-6 साल 66 तक बात समझ में नहीं आ रही थी। ऐसा हुआ क्या कि देश के अंदर विकास क्यों नहीं हो पाया, हमने इतने सारे काम कर दिए, बाद में जाकर पता चला हमारे यहाँ चीजों का केंद्रीकरण, और केंद्रीकरण का मतलब सारी चीज सरकार के नाम से, प्रधानमंत्री फलाना योजना, प्रधानमंत्री ढिमका योजना, प्रधानमंत्री, गाँव में कुछ हो ही नहीं रहा काम। उन्होंने कहा पंचायती राज व्यवस्था को लागू करो, गाँव में जाओ, गाँव में संसाधन दो, जो ये लोकतंत्र, ये धरातल पर पहुंचना चाहिए, गाँव में काम करने के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए, इसे बोलते हैं विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति। तो विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति अच्छी मानी जाती है लोकतंत्र के लिए, ये केंद्रीकरण की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अनुच्छेद 39D ये क्या कह रहा है, सभी पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। सही बात है, अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारे साथ भेदभाव हो रहा तो इसका तुम लिखोगे असमानता को कम करने का प्रयास हो। अगर तुमसे पूछो, हम सुन लो, ध्यान लगाकर, अगर इनइक्वालिटी को अगर तुम्हें कम करना, लेस करना, उसे देश के अंदर कम करना, तो उसके लिए एक प्रयास है, एफर्ट्स, एक प्रकार का गवर्नमेंट का निर्देश दे दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, क्या है, सभी स्त्री और पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन। यार एक ही लड़की, ये एक लड़की एक लड़का, चलो मान लो, सही बात, मान लो, मानने में कुछ नहीं आता, मानने के लिए कहीं ना काम पर लगा दिया, इसे मिल 500 रुपए, और ये अभी इन्हें भी बराबर काम करा, इसे मिल 200 रुपए, कैसा लगा, अच्छा लगा बुरा लगा, इसे अच्छा लगा बुरा लगेगा, बुरा, भेदभाव हुआ इसके साथ, कर नहीं सकता ऐसा बिल्कुल भी, याद रखना बात है। राज्य सभी स्त्री एवं पुरुष कर्मों के स्वास्थ्य एवं शक्ति का, मतलब बालकों की सुकुमार व्यवस्था का दुरुपयोग नहीं करे, इंपोर्टेंट बात है, याद रखना बात है। तुमने देखा कभी किसी भी ढाबे पे कोई भी काम कर दे इंसान, ढाबे पे काम कर रहा हो या किसी सरकारी, मतलब कोई सरकारी चीज होगी या कोई कंपनी होगी, सरकार का कुछ रिलेटेड है उससे, और वहां पता लग चुका है राज्य जो तुम्हारी नाजुक उम्र है इसका इस्तेमाल वहां झोंका जा रहा है, तो हम लगा रखा भट्टी के अंदर, बेटा काम करो जाओ यहाँ से। राज्य कभी भी ऐसे इसका दुरुपयोग नहीं कर सकता। क्या लिखा हुआ देखो, ध्यान लगा, सभी स्त्री पुरुष कर्मकों के स्वास्थ्य एवं शक्ति का त्याग एवं बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं करेगा। भाई बालक हो तुम, अभी बालक हो तुम, और तुम्हारी जो याद है शक्ति, तुम्हारे दिमाग ताकत है, सुकुमार अवस्था तुम्हारी है, अभी जो इनिशियल स्टेज है, इसका दुरुपयोग नहीं करा जाने का। अगर तुम 18 साल तक कम हो तो नहीं लगा सकता तुम्हें कोई भी काम पर, सब इलीगल काम है, याद रखना बात है। सरकार को इसका मतलब ऐसे कानून बनाने होंगे, तो इस सब जगह चलो, यह नहीं पुलिस वालों की पहुंच जा। अनुच्छेद 39E, सरकार ने इसलिए कानून बना रखे, इन सब बातों के कानून बना रखे सरकार ने, इन बातों ध्यान में रखते कानून बना रखे। 39E, नागरिक आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर ऐसा रोजगार नहीं करे जो उनकी आय एवं शक्ति के अनुरूप अनुकूल नहीं है। अब बताओ, नागरिक आर्थिक, पता लगा किसी के पैसे ही नहीं है, पैसे नहीं है, इसलिए सरकार को ऐसे कानून बनाने होंगे कि व्यक्ति विवश होगा और उसे वो काम भी करना पड़ रहा है जो उसकी शक्ति उसके अनुकूल नहीं है, और दूसरा आय के अनुकूल नहीं है, उनकी आय एवं शक्ति के अनुकूल नहीं है, ऐसा भी काम करना पड़ जाए, जैसे वेश्यावृत्ति होगी। सही बात है, कोई इंसान वेश्या बनती है मजबूरी में बनती है कि या फिर वो जानबूझ कर बनती है, मजबूरी में बनती, हाँ, तो गलती पता किसकी से, राज्य की, राज्य ने उसके लिए जीविका के समान अवसर उपलब्ध नहीं करवाए, इसीलिए वो वेश्या का सहारा लेती है। ऐसे बहुत सारे केस हो सकते, समझ में आई बात है, उनकी आय की शक्ति के अनुकूल नहीं है। अनुच्छेद 39F में चले जाओ, इसमें क्या रहेगा, बालकों को स्वतंत्र एवं गरिमा युक्त वातावरण उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी राज्य की होगी। राज्य हो तुम, हाँ जी राज्य है। अच्छा एक काम करो, बालक है ना, स्वतंत्र एवं गरिमा युक्त वातावरण उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी राज्य की होगी। पर्यावरण दूषित नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, स्वच्छ वातावरण चाहिए ना, वातावरण देखो स्वतंत्र चाहिए बालकों। अच्छा बालकों की बात कर रखी है 39F में, 42वें संविधान संशोधन हुआ, इंदिरा गांधी ने जोड़ा है। ध्यान से, अभी 39 आ लिया, 39A बड़ा इंपोर्टेंट है, ठीक। 39A क्या लिखा हुआ, राज्य सभी लोगों को समान न्याय, ध्यान से सुना, समान न्याय एवं विधिक सहायता उपलब्ध करवाया देगा। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, विधिक सहायता उपलब्ध करवाएगा। नहीं है मेरे पास यार पैसा, नहीं है मेरे पास पैसा बिल्कुल भी वकील करने के लिए, तो फिर जिम्मेदारी किसकी होगी, राज्य की। क्या पता राज्य ने कोई कानून बनाया होगा, चलेगा, हाँ बनाया, क्यों नहीं बनाया, हमने केंद्रीय स्तर पर एक संस्था बनाई
नलसा नाम की। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर तुम केस लड़ना ना तो मिलेगी तुम्हें नलसा, नलसा उसका नाम बताऊंगा अभी। अगर तुम राज्य के यहाँ हाई कोर्ट में वकील, वो अपना वकील करना, सरकारी वकील तुम्हें चाहिए बिल्कुल, ठीक, सरकार तुम्हारे लिए मुहैया करवा दिया वकील, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, उसका नाम है सल्सा, स्टेट लीगल अथॉरिटी, सल्सा। अगर तुम्हें यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपना वो लड़ना ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर तुम्हें अपना केस लड़ना, तुमने मेरा डलसा, तो नलसा, सल्सा, डलसा, नलसा, सल्सा, डलसा, नाम लेना ये भी लगा करवा दिया सरकार ने। चलो कहीं तो काम कराया सरकार ने। अनुच्छेद 39A के आधार पर ही संसद द्वारा कानून कहां बनाया जा, संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर ये बनाए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 बना रखा है। ये पूछा जा सके, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट नाम याद कर लो, 1987 बनाया राजीव गांधी के टाइम पर। सही बात है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, नलसा, नलसा एक्ट बनाया राजीव गांधी की सरकार के द्वारा। याद रहेगी बात, ये पूछ लूंगा मैं, याद रखना बात। या नलसा का नाम बताओ, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, हिंदी में याद करना, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, राष्ट्र जो राष्ट्रीय स्तर पर। अगर तुम सल्सा का नाम पूछोगे, सल्सा का, तो यहाँ SLSA, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, DLSA, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, पता लग गया तुम। तो यहाँ मिल जाएगा, तुम ये बना दिया हमने, बना के एक तरफ कर दिया। क्यों करा हमने? क्योंकि अनुच्छेद 39 में लिखा हुआ था। चलो कभी आँख खुली, इन्होंने जितनी बातें लिखी हुई ना, किसी किसी पर सरकार ने आँख खोल ली और कानून बना दिया। कुछ कुछ बातें अब भी वही लिखी रहेगी, उन पर कानून नहीं बनाया। अब भी सरकार काम करती है, सरकार कुछ भी करेगी, तुम पक्का लिख कर रख लो। कुछ सरकार ने कोई भी कानून बनाया, कल को लाकर पार्लियामेंट में कोई भी कानून पास करवाया, 36 तरह के 51 तक झांक कर देख लेना, अच्छा यह बात इस तरह रिलेट कर रही, सरकार ने इसलिए ऐसा करा हो। कुछ भी करेगी सरकार, इसने किसी न किसी मैच ही कर देगा, कोई भी कानून बनाएगी आराम से, बड़े प्यार के साथ। खासकर अनुच्छेद 39 तो बहुत बड़ा, बिल्कुल काफी मात्रा में। यह अधिनियम 9 नवंबर 1995 को लागू हुआ। कानून कब बना? 87 में। लागू कब हुआ? 95 में। राजीव गांधी भी चले गए बेचारे, जिन्होंने बनाए वे भी चले गए। सही बात, 9 नवंबर 1995 को लागू हुआ। 9 नवंबर को हम इसलिए विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं, विधिक सेवा के दिवस के रूप में। कोई पूछ लो, दिवस ही पूछ ले ना, विधिक सेवा दिवस कब मनाते हैं? दिवस एक प्रकार का। अच्छा, नलसा का संरक्षण कौन करते? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वर्तमान समय में चीफ जस्टिस कौन है? संजीव खन्ना। याद रखिए बात, ये पता होना चाहिए, सब चीजें अवेयर होना चाहिए। यू शुड बी ऑलवेज अवेयर। 40 अनुच्छेद 40 वो अनुच्छेद जिससे तुम्हें महात्मा गांधी के थॉट्स की, विचारों की, महात्मा गांधी खुशबू थोड़ा आगे इसमें था, महात्मा गांधी की जो विचारधारा थी, आइडियोलॉजी थी उनकी, उसकी खुशबू आ गई। तो सबकी खुशबू लगती फिर हो जाएगा। और कुछ काम ही नहीं है। अनुच्छेद कौन था? 40 और समझ लो। अब अनुच्छेद 40 क्या कहता है हमारे पास? राज्य ग्राम पंचायतों को, अच्छा ग्राम पंचायत बनाई जाएगी, इसका मतलब डिसेंट्रलाइजेशन की जो टेंडेंसी हो, विकेंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति हो, उसे बढ़ावा दिया जाएगा। इसलिए अनुच्छेद 40 यही कहता है, ग्राम पंचायत बना दो। ग्राम पंचायत का मुखिया होगा तो मुखिया को सारे लोग आसपास सुनेंगे, वो फिर उनका ध्यान रखेगा। तो बच्ची अच्छी बात है, लोकतंत्र जो हो गांव गांव में भी पहुंच चुका है। महात्मा गांधी यही तो चाहते थे, यही तो स्वराज, सही, यही तो स्वराज महात्मा गांधी। इसका मतलब अनुच्छेद 40 के अंदर हमने ये ग्राम पंचायतों का संगठित करेगा, ग्राम पंचायतों को संगठित करेगा, यह बात लिखकर महात्मा गांधी की इज्जत कर दी हमने। सही बात है, क्योंकि महात्मा गांधी वगैरह में नहीं आता तुम्हारे संविधान सभा, भागो यहाँ तक। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं होने का, क्योंकि चुनाव लड़ने का अधिकार सबको ना। कानून बनाएगा सरकार है, हाँ कानून बना रखे ना सरकार, लेकिन सरकार ने कानून बना रखे, राज्यों के अलग कानून, केंद्र सरकार के अलग कानून। केंद्र सरकार के कानून को फॉलो करते हुए राज्य सरकार अपना अपना कानून बना सकती है। सुन लो, फिर जब कानून बनाए जाना, उन्हीं के आधार पर मुखिया बना। हाँ वह बात अलग है, जिनके पास ज्यादा पैसा हो, आज भी हम उन्हीं मुखिया बनाते हैं। आज के लेवल पर बात करते, अनपढ़ों की तरह बात ना कर, लीगल तौर पर बात कर। प्राधिकार देगा कि वे स्वतः शासन की इकाई बन सके, ये स्वतः शासन की इकाई, लेकिन उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार देगा। कौन देगा? राज्य ग्राम पंचायतों को, राज्य ये करेगा, राज्य वो करेगा, कब को करेगा?
सही बात है। राज्य संगठित करेगा, उन्हें ऐसी शक्तियां, अधिकार देगा, ताकत देगा, शक्ति देगा, जिससे कि वे स्वतः शासन की इकाई बन सके, स्वतः शासन की इकाई बन सके। हमारा गांव हमारा शासन, पुलिस वालों भागो। सही बात है, ठीक। अनुच्छेद 40 गांधी जी के ग्राम स्वराज से संबंधित है। गांधी जी तो पूरे गांव को ग्राम स्वराज बनाना चाहते हैं सबको, गरीब पुलिस वाले रहना चाहिए सब। अनुच्छेद 41 राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य, यहां तो सुन लेना है, राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य एवं विकास की सीमाओं के भीतर रहते हुए, राज्य, ये राज्य कौन हो तुम? जी मैं राज्य हूं। आर्थिक सामर्थ्य, तुम्हारे पास पैसे है? हाँ है। शक्ति है, पैसे की ताकत है। अच्छा, विकास, डेवलपमेंट करना के भीतर रहते हुए काम, शिक्षा और सहायता उपलब्ध करवाएगा। करो जो करना, लेकिन ये चीज चाहिए, काम कौन देगा? तुम दोगे बेटा, राज्य हो तुम, शिक्षा भी तुम दोगे और सहायता भी। इसलिए तो हर साल केंद्र सरकार, राज्य सरकार ये वैकेंसी निकालो जा, कि काम देगी भाई, तुम सहायता, शिक्षा सब उपलब्ध करवाएंगे, नई नई पॉलिसी बनाओ जाए, उपलब्ध करवाएगा। 41 है, ध्यान से सुनना, 41 मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे, वो कौन सा अनुच्छेद है जो महात्मा गांधी के विचारों से संबंधित है? बोल गए? और बताओ ना। 40, 43, 43, 46, 46, समाजवादी विचारधारा को प्रदर्शित करते हैं। अनुच्छेद 41 समाजवादी विचारधारा, तो गांधी की विचारधारा से संबंधित है। सही बात है, देख लो, ध्यान लगा कर। 38(1), 38(2), 39 ABCD F, E, F नहीं है इसमें, इधर। उसके बाद 39A कैपिटल, 39 वाला, 41, 42, 43, याद रहेगी बात है। यहाँ देख लो, 40, 43, 43, 20, 46, 47, 48, भूल मत जाना, गुजर जमाना। हाँ, मैं पूछता रहूंगा तुम, अनुच्छेद 41 कौन सी विचारधारा संबंधित है? समाजवादी। 41, 42, 43, याद रखना, 41, 42, 43, गांधी जी 41, 42, 43। अनुच्छेद 41 में यह भी उल्लेखित है। उल्लेखित मतलब क्या लिखा हुआ है अनुच्छेद 41 में? अच्छा, कि बेरोजगार, चलो ये सूट करा था, बुजुर्ग, ये भी सारे सूट कर रहा, बीमार, निःशक्तों तथा राज्य सहायता उपलब्ध करवाएगा, इनको सबको सहायता उपलब्ध करवाएगा। राज्य, बेरोजगार, बुजुर्ग, 41 को याद रखना, ये तुम्हारे पर सूट कर रहा है ना बिल्कुल भी। क्या राज्य बेरोजगार, इसमें आज नहीं तो कल को तुम हो ही जाओगे, बुजुर्ग भी, बीमार भी हो जाओगे तुम, आधे तो भी बीमारी, निःशक्त, जिनके पास शक्ति नहीं है, सही बात, ताकत नहीं है उनके पास, को राज्य सहायता उपलब्ध करवाएगा। ताकत खत्म होगी, इस पूरे उपलब्ध, इतनी बात बताओ, इस लाइन को याद कर लो, राज्य बेरोजगार, बुजुर्ग और निःशक्तों को राज्य सहायता उपलब्ध करवाएगा। दे दो बेटा, पेंशन दे दो। अच्छा, ये बात बताओ, जो पेंशन दी जा रही है अनुच्छेद के तहत दी जा रही है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए तुमने पेंशन वाला कानून बनाया होगा, इसी बात को ध्यान में रखते हुए। क्या बीमारों के लिए बहुत सारी सुविधा, बीमारों के लिए 5 साल का 5 लाख का आयुष्मान कार्ड नहीं बना रखा, वो कहां जाएगा? शक्ति खत्म होने का मतलब जानती है क्या है? जिनके पास पैसा नहीं है, सच में, जिनकी सामर्थ्य नहीं है, वो शक्ति खत्म होने का मतलब, शारीरिक शक्ति खत्म होने की बात नहीं कर रही हूँ। अनुच्छेद 42 राज्य कार्य की न्यायसंगत और मनोचित दशाएं उपलब्ध करवाएगा। सुन लो, राज्य कार्य की न्यायसंगत और मनोचित दशाएं उपलब्ध करवाएगा, ये सब चीजें उपलब्ध करवाएगा। न्यायसंगत, ऐसा कार्य होना चाहिए जो न्यायसंगत हो, और मनोचित दशाएं हो। अभी पूछ लो आप पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान लगिए, हजर इतना सुनो, ठीक। अनुच्छेद 41, 42, 43, 41, 42, 43 समाजवादी विचारधारा से, जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी उससे संबंधित है या गांधीवादी था? 41, 42, 43 याद रखना मत, आओ समझ 43, 43, 43 भी, 46, 47, 47 पढ़ रहे बेटे, पढ़ लो, ठीक है। जब पैदा भी नहीं हुए तो आओ 43
राज्य जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी उपलब्ध करवाएगा। राज्य की जिम्मेदारी होगी, यार राज्य होगा तुम, हाँ अरे यार कम से कम इतना तो भोजन दे ही दो, इतना तो रोजगार उपलब्ध दे ही दो ताकि हम जीवन जीना शुरू कर दो, मनरेगा जैसा रोजगार दे दो। राज्य जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी उपलब्ध करवाएगा। अब बताओ जो मनरेगा का कार्यक्रम चलाया गया इसी के तहत कई फील आ रही नहीं इसमें। अनुच्छेद 41 मुख्य अंदर क्या लिखा हुआ, काम, यहाँ मजदूरी। अनुच्छेद 42 में क्या लिखा हुआ, न्यायोचित मानवोचित दशाएं। 42 में बात, 43 में क्या लिखा हुआ, जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी। तो तीनों कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं, और तीनों महात्मा गांधी संबंध है नहीं है, महात्मा गांधी संबंधित है, तीनों समाजवादी विचारधारा संबंधित है। 41 काम उपलब्ध करवाएगा, 42 न्याय संगत मानवोचित दशाएं उपलब्ध करवाएगा, और ये दोनों से ठीक जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी उपलब्ध करवाएगा। 43 में देखो आपको और क्या बात लिखी हुई, 43 में राज्य द्वारा कुटीर उद्योग की स्थापना। देख कुटीर उद्योग किससे संबंधित, महात्मा गांधी से। कुटीर उद्योग छोटे छोटे उद्योग करने चाहिए यार, क्यों जा रहे हो तुम वहां से शहरों में काम करने, अपने घर में छोटा सा उद्योग खोल लो ना, अवंती बना के सामान को बाहर भेज दो, क्या दिक्कत हो रही है, बनाओ अचार अपने घर में। मेरी दादी का जो अचार था वाह क्या अचार बनाती मेरी दादी, मेरी दादी का अचार घर में रखा रहेगा नहीं रहेगा, उसे सरकार ने प्रमोट नहीं करा बिल्कुल भी। अनुच्छेद 43 सुन लो, अनुच्छेद 43 में राज्य कुटीर उद्योग की स्थापना, कुटीर उद्योग की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए देने का भी उल्लेख है। देखा कुटीर उद्योग को बढ़ावा देगा कौन राज्य, अच्छा यह गांधीवाद से भी संबंधित है, गांधीवाद से संबंधित है अनुच्छेद 43। ठीक, अनुच्छेद 43 में इतनी बात नहीं है, अनुच्छेद 43 ए भी हमने जोड़ दिया, जब बड़े वाला ए है ना इसे बाद में जोड़ा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा। सर क्या लिखा हुआ, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कब जोड़ा, 1976 में। ठीक, ट्रेड यूनियन की बात कर रखी है हमने, ट्रेड यूनियन में जो मजदूरों अपना संगठन बना सकते हैं। अब उसकी बात करते हैं, क्या है, राज्य उद्योगों के प्रबंधन और कर्मकों की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। राज्य उद्योग जितनी भी हमारे पास कंपनी लगी हुई, फैक्ट्री लगी हुई है, उद्योगों के प्रबंधन का मतलब जानते हो क्या, उनका मैनेजमेंट किस तरह हो रहा, कहीं मजदूरों का शोषण तो नहीं हो रहा कंपनियों के अंदर, अच्छा की भागीदारिता को सुनिश्चित करेगा, उनकी भागीदारिता को सुनिश्चित करेगा, कितनी भागीदारिता की, कौन कौन काम कर रहा है, कौन कौन नहीं, उनका मैनेजमेंट करेगा इसे, क्योंकि सब देखना उनको थोड़ा, ये किसी व्यक्ति पर काम करवा रहे और उसको मजदूरी करवा रहे, पैसा भी नहीं दे रहे उसे, फिर तो राज्य के लिए राज्य को कोई कानून बनाना होगा। ये निर्देश दे दिया अनुच्छेद 43 में, समझ बात बहुत जरूरी हो, राज्य को निर्देश दे दिया, इंस्ट्रक्शन दे दिया एक प्रकार से कि भाई कानून बना लो ऐसा कहीं, ताकि उद्योगों के अंदर जो मजदूर काम कर रहे हैं, इतने सारे मजदूर, इनका मैनेजमेंट करा जा सके, प्रबंधन करा जा सके, वो जिम्मेदारी राज्य की होगी, बनाओ कानून पार्लियामेंट के अंदर जाकर बैठकर। 42वें संविधान संशोधन द्वारा बात किसने लिखी हुई, 76 में किसने लिखी है, इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी तो नाम क्या दो बस, यह भारत में ट्रेड यूनियन का आधार है, जो ट्रेड यूनियन आजकल बनती है, मजदूर अपना एक संघ बना लेते हैं और कंपनी के खिलाफ हड़ताल कर देते हैं कभी भी, बहुत जरूरी है, क्योंकि शक्ति यहाँ तक मिली हुई, सही बात है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास मजबूत होना। 43B राजस्व, राज्य सरकारी संस्थाओं की स्थापना को बढ़ावा देगा। ये जो सरकारी संस्थाएं है ना, ये सरकारी संस्थाएं बड़ी महत्वपूर्ण हो, ये सहकारी संस्थाएं, जैसे हमारे पास कोऑपरेटिव बैंक खुले हुए हैं, ये आपस के लोग ही आपस में मिलकर खुद बैंक खोल लेंगे और आपस में एक दूसरे को फिर लोन बांट हो जाएंगे, ये बढ़िया हो, सही बात या, क्योंकि इस तरह जो शोषण हो ना, जो गांव के धनिया सेठ साहूकार हो, उन तो शोषण रुक जा, तो बहुत जरूरी हो इस तरह की संस्थाएं बनाना। ठीक, 97वें संविधान संशोधन के बाद 2011 के अंदर, ये 2011 में जोड़ा गया था, इस 43B को पूछा जाएगा, कई बार पूछा गया 43B को। और भारत का सुन लो, जो 43B है ना, जो कौन सा 43B, इसे ना सुप्रीम कोर्ट ना अनुच्छेद 19 का भाग माना, अनुच्छेद 19 का, याद रखना बात, कई बार पूछा पेपर में भी। सत्तानवा संविधान संशोधन 2011 अनुच्छेद 19(1) सहकारी समिति, मैंने कहा 19(1) का भाग मानना देखो, सहकारी समिति अनुच्छेद 19(1) का भाग, अनुच्छेद 19(1) का भाग, सहकारी संस्था, ये सहकारी समितियां, इसका भाग, सहकारी संस्था अनुच्छेद 43B का भाग। अब ये हमारे पास 97वें संविधान संशोधन द्वारा कहाँ बदला हुआ था, 43ZH से लेकर 43ZT तक भी बदला हुआ, ये भी जानेंगे है क्या है। 97वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में
भाग 9B जोड़ा गया था। तो भाग 9B में जोड़ रखा है मैंने पहली तरफ 243 पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है, वो भी जानना कि क्या है। सब जब 97 संविधान संशोधन हुआ था, भाग कौन सा जोड़ा है? 9B। भारतीय संविधान के अंदर कितने भाग? 22। 9वें भाग में उसके बी जोड़ दिया गया। बी जोड़ दे तो इसका मतलब बाद में जोड़ा 97 संविधान संशोधन के द्वारा। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 पर हमने कानून बना दिया। भला हो केंद्र की सरकार तो कानून बना नहीं पाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन हाँ उन्होंने तो बना दिया। उन्होंने बनाने के बाद ना सबसे पहली बार अगर किसी राज्य ने लागू करा यूनिफॉर्म सिविल कोड, उत्तराखंड हो। एक देश एक कानून, अब करो कोई भी अपराध सबके लिए एक कानून हो। और अम्बेडकर इस बात को बहुत चाहते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, इसका बेनिफिट भी है। ठीक है, अनुच्छेद 44, ये अनुच्छेद 44 हमारे पास भारत के राज्य क्षेत्र के समस्त नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाएगा। कर दिया। तो इनमें लेकर समय समय पर जो बात लिखी हुई है, इन बात को लेकर समय समय पर कानून बनते रहते हैं। एक एस्पिरेंट्स तक जो बच्चा तैयारी करने वाला उस तो अपेक्षा करी जाती है उस एक तरह के 100 तक के अनुच्छेद जुबान पर रहना चाहिए जो तैयारी कर रहा है। इसलिए ना बार बार पढ़ना पड़ता, समझ में आई बात, ताकि वो कुछ भी बात करो तो तुरंत वो संविधान में पहुंच जाओ। कुछ भी बात करो उसका संवैधानिक पक्ष पहुंच जाओ तुरंत, कि संविधान के अंदर क्या लिखा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहुंच जाओ अपनी बात को लेकर। कॉन्स्टिट्यूशन साइड बताना चाहिए उसका क्या होगा। नोट एक देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए व्यवहार को नियंत्रित करने हेतु इस प्रकार की व्यवस्था करें। एक देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए व्यवहार को नियंत्रित करने हेतु इस प्रकार की व्यवस्था करेगा। समान नागरिक संहिता कहलाता है। मैंने कहा ना, समान नागरिक संहिता का मतलब क्या हो? एक देश में रह रहे हो, कानून सबके लिए बराबर होगा, ये समान नागरिक संहिता। इसका मतलब क्या हो? अरे भाई एक बात बताओ, तुम हिंदू या लड़की मुस्लिम हो या लड़की हिंदू होगी, इन कोई अपराध कर दिया तो इस अब तक जब तक अनुच्छेद 44 के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हुआ, समान नागरिक संहिता लागू नहीं हुआ, तो अगर इसके धर्म के अंदर लिखी हुई 5 साल की सजा मर्डर करने पर, तेरे धर्म के अंदर लिखी है 7 साल की सजा, तो तेरे साथ तो न्याय होगा, फिर गलत होगा। ठीक, तो ऐसी बहुत सारी बातें थी जो इसके ये भी अपराध करेगी तो इसके धर्म के अनुसार सजा मिल रही थी, तो अपराध करेगी तो तेरे धर्म के अनुसार सजा मिल रही थी। तो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता है? ये कहता कि अब ना हम ये करते हैं कि दोनों अपराध करेंगे, अब दोनों को 5 साल की सजा मिलेगी। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड अच्छा काम करा तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में होंगे। अम्बेडकर इसके पक्ष में थे, चाहते थे अम्बेडकर ऐसा होना चाहिए। ठीक, अधिकांश मामलों में भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, परंतु विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर अभी तक भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हुआ है। उत्तराखंड में कर दिया गया। ठीक, बहुत जगह यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू, बहुत जगह। ठीक है, देखा अधिकांश मामलों में भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, परंतु विवाह, ठीक, और तलाक से रिलेटेड हो, गोद लेने से रिलेटेड हो, अब भी यहाँ धर्म के कानून चल रहे, तो गलत बात है ना। एक केस भी आता तो तलाक वाला, सायना बानो बनाम भारत संघ, सायरा बानो बनाम भारत संघ 2017, 3 तलाक को अवैध घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ये क्या बदतमीजी है, ऐसा थोड़ा ही ना, तुम बार बार किसी को 3 बार तलाक बोलोगे, तलाक 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 क्यों पड़ा तलाक। अब नहीं होना बेटा इस तरह, भाग जाओ सुप्रीम कोर्ट। हमारा काम है संविधान की समीक्षा करना, वो भी किसके आधार पर? संविधान के आधार पर। हम बताएंगे संविधान कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। अगर कोई बात सही नहीं है ना वर्तमान समय में और संविधान तो मैच नहीं खाते, हम तो रद्द कर देंगे, चाहे कोई सा भी कानून हो, वो कर दिया रद्द। अगर 3 तलाक असंवैधानिक घोषित कर दिया, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हो, भागो से उठाओ यार, सही बात है, भगा दिया उसे। मुझे 45 से जाओ, 45 में पता क्या लिख रखा है? 45 में लिख रखा है, 45 में लिखा हुआ था, अब वहां तो हटा दिया, तो हटाकर अनुच्छेद 21 का भाग बना दिया। 86वें संविधान संशोधन को बता, कई बार पूछा हुआ 86वां संविधान संशोधन। अब 86वां संविधान संशोधन का बहुत सन 2002 के अंदर हुआ, 2002 के अंदर, यस और नो? अच्छा, जब तू पैदा हुई थी क्या? 6 से लेकर 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बाल्य व्यवस्था तथा शिक्षा की व्यवस्था करेगा। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्य व्यवस्था तथा शिक्षा की व्यवस्था करेगा। 6 साल तक उम्र का बच्चा नहीं, उसके लिए व्यवस्था कौन करेगा? सरकार करेगा, राज्य से राज्य करेगा। मूल संविधान में 45 में यह भी लिखा हुआ है था कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्राथमिकता की व्यवस्था करेगा। मूल संविधान में भी लिखा हुआ था, ये बात लिखी हुई थी। यह बात पता किसे नजर आ गई? अटल बिहारी वाजपेयी। अच्छा, ये तो मैंने आज ही पढ़ा है, अपने सचिव को बेटे धराओ। एक काम करो,
ये बात जो यहाँ लिखी हुई है ना 45 में उठाकर मेरे लिए कानून बनाकर तैयार करके लेकर आओ, इस 45 से हटाकर इसे जोड़ना चाह रहे हैं, अनुच्छेद 21 से मौलिक अधिकारों को पाठ बनाना चाह रहे हैं, इसे अलग वरीयता मिलेगी। 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को ना फ्री शिक्षा भी नहीं चाहिए। उसने कहा ठीक है बाबूजी, मैं भी आया, लिख के एक पेज छपी कॉपी करवा कर उनके हाथ में पकड़ा दिया। अटल बिहारी वाजपेयी पहुंच गए संसद के अंदर। हाँ भाई, हम एक काम करना चाह रहे, क्या तुम हमारा साथ दोगे? कांग्रेस वाले ने कहा नहीं देंगे तुम्हारा साथ। अबे वोट आदमी, इसको तो साथ दे दो, ये अच्छा काम कर रहे हैं। 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, ठीक है। 45 तो हटा को कहाँ 21 में रख दिया गया, जोड़ दिया गया। अब मूल अधिकारों का भाग है, ये अच्छी बात है। जब कोई चीज मूल अधिकारों का भाग बन जाए ना, ठीक, तो उस अलग वरीयता मिला। अनुच्छेद 45 में देखा नहीं, 6 साल तक कम बच्चे के लिए भी जो राज्य शिक्षा उपलब्ध करवाने का काम होगा, ठीक, राज्य की जिम्मेदारी होगी। तो 6 साल तक छोटे बच्चे कहाँ बैठा, तो आंगनबाड़ी का जो आंगनबाड़ी केंद्र में इसी का आधार, इसी आधार पर बनाएंगे आंगनबाड़ी केंद्र। अनुच्छेद 46 पढ़ो, राज्य जनता के दुर्बल वर्गों को, विशेषकर अनुसूचित जाति एससी वालों के लिए होगा, एससी कैटेगरी के लोगों के लिए राज्य, अच्छा, दुर्बल वर्ग, कमजोर वर्गों के, तुम्हारे जैसे जो वर्ग होंगे दुर्बल वर्ग, जैसे अनुसूचित जाति, जैसे तुम एससी कैटेगरी में आते हो ना तुम, तो देख लो जो एससी कैटेगरी वाले देख लो भाई, अनुसूचित जनजाति एसटी लोग जो होते हैं, तो वही बात है कि शिक्षा संबंधी हितों में वृद्धि करेगा। इस साफ साफ लिखा हुआ, इनके शिक्षा संबंधी हितों में वृद्धि करेगा, बढ़ाओ इनके लिए। 46 है ना, साफ साफ क्या रखा है, जनता के दुर्बल वर्ग विशेषकर अनुसूचित जाति एससी एसटी के लिए शिक्षा संबंधी हितों में वृद्धि करेगा। यार ये शिक्षित नहीं है, दे दो ना आरक्षण, बिल्कुल नहीं भरे जाने का, 500 रुपए का फॉर्म दो, बेचारों को 200 रुपए का फॉर्म। जो पहाड़ों के अंदर बैठा हुआ ना ट्राइबल्स, उसको पढ़ना है, सपना आईएएस बनने का, नहीं है उसको 100 रुपए आईएएस का फॉर्म भरने के, तो करो उसके लिए फ्री करो उसके लिए फीस, ठीक। एससी कैटेगरी के लिए ये लड़की बैठी है, एससी कैटेगरी की, नहीं है ऐसे 50 रुपए भी, सही बात, पड़ोस से दिलाती है, करो उसके लिए -50 रुपए, 50 रुपए खुद ही दोगे फॉर्म भरने के। अब बताओ, इसे बता 50 रुपए फॉर्म भरने के खुद ही दे देगी सरकार, तो खुद का फार्म भरेगी। अगर इसका फार्म की फीस कर दी 500 रुपए, इसके दिमाग में आने है। अनुच्छेद 46 इन वर्गों को सामाजिक न्याय तथा अन्य सभी वर्ग प्रकार के शोषण से बचाने भी उपलब्ध करवाए। सुन लो ध्यान लगाकर, 46 इन सभी वर्गों को सामाजिक अन्याय, इन सभी वर्गों कौन थे, जो ऊपर लिखे हैं, एससी एसटी के लिए समाज के अंदर जो अन्याय हो रहा है उनके साथ, और अन्य सभी प्रकार के शोषण से बचाने का भी उल्लेख है। साफ साफ क्या रखा है अनुच्छेद 46 में, अनुच्छेद 40 में बात क्या रखी, 46 में देख लो क्या क्या रखा है, एससी एसटी के लिए शिक्षा संबंधी हितों में वृद्धि करी जाएगी, और दूसरा समाज के अंदर इनके साथ अन्याय होना चाहिए, यही बात 46 में लिख रखी है। सामाजिक अन्याय को अगर होगा ना तो गए। अब बताओ जो एससी एसटी का कानून बनाया, एससी एसटी एक्ट, उसका आधार यो है नहीं है, एससी एसटी एक्ट बनाया 1989 में, 1989 मतलब 1989 में, 89 में रखा एससी एसटी एक्ट। उसमें क्या रखा है, अगर किसी व्यक्ति को हम जातीय सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, जैसे इनकी जाति होगी कास्ट, कास्ट क्या है तुम्हारी, कौन सी कास्ट है तुम्हारी, एससी के अंदर बहुत सारी कास्ट है, तुम्हारी कौन सी कास्ट है, तेरी कौन सी कास्ट है, ये तो ओबीसी होगी, तुम बता, हाँ बताना पड़ेगा ना तुझे, बता भाई, विद्या कसम बता नहीं तुझे, झूठ बोल रही, तू बता, चल मम्मा जी बताएगी आप पक्की, तू बता कौन सी जाति। इस लड़की ने कहा कि हमारी जाति चमार, ठीक, अब इसे नाम ही ऐसा हो चुका है ना, इसे रहना पसंद नहीं करते, इसने कहा, और यही शब्द सुन लो, इसी शब्द को किसी दूसरे व्यक्ति ने आकर कह दिया, सर तुम्हारी जाति चमार, ठीक, तो इसे ना, इसे लग गया बुरा लग गया, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी, ऐसा कानून बना दिया। ये कानून क्यों बनाया, कानून मैंने बनाया, राज्य ने बनाया, मेरी औकाती क्या है इसके सामने, सही बात है, कौन हूँ यार, मैं तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, पार्लियामेंट में बना कानून 1989 में, उसकी सरकार थी किसकी, राजीव गांधी की सरकार, उसके बाद गोली मार दी थी उनको कानून बनाने के बाद, सही बात है, सुन लो ध्यान लगा। 1989 में कानून बनाया एससी एसटी एक्ट। आज के बाद तो कोई भी तुम्हें जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करेगा तुम्हारे लिए, ठीक, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करेगा तुम्हारे लिए, तुरंत एफआईआर हो जाएगी, तुरंत थाने में जाकर थानेदार रिपोर्ट करेगा, तुरंत उसे गिरफ्तार, सीधा गिरफ्तार कर अंदर, कोई भी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करेगा। उसका आधार, ऐसा कानून क्यों बनाएगा, वो 46, क्योंकि राज्य को कहा गया तुम ऐसा करोगे, लिखा हुआ इन वर्गों के लिए सामाजिक अन्याय तथा अन्य सभी प्रकार के शोषण से बचाने का उल्लेख है।
103 में संविधान संशोधन 2019 का भी आधार है। एक बात बताऊं मैं, यहाँ क्या लिखा हुआ, राज्य जनता के दुर्बल वर्गों, अभी दुर्बल वर्गों को पकड़ लिया सरकार ने सोचा जो सोने जाति के लोग हैं ये भी दुर्बल वर्ग की कैटेगरी में आते हैं कुछ लोग ऐसे, उन्होंने 10% आरक्षण दे दिया, 10% आरक्षण दे दिया। सुनो कि कहा दुर्बल वर्ग, अनुच्छेद 46 में, अनुच्छेद 46 में क्या करा, इनके लिए सामाजिक अन्याय हो रहा है इनके साथ, इन्हें यार कोटा नहीं मिल रहा ना, ब्राह्मण कैटेगरी के लोग हैं, ठीक, बड़ी जाति के लोग, इन्हें 10% आरक्षण चाहिए। 103 में संविधान 2019 इसका आधार, जो 10% आरक्षण दिया गया है ना, अनुच्छेद 46 उसका आधार, याद रखना। सैंतालीस, अब इसे समझते हैं, अनुच्छेद 47 इसे समझ लो, राज्य अपने लोगों के लिए पोषण स्तर, जीवन स्तर, पोषण स्तर, कहीं भी लिखना पड़ेगा इसके बारे में, कहीं जाएगा GS2 में भी लिखने में काम आएगा, पोषण स्तर, जीवन स्तर उपलब्ध करवाना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य होगा। अबे यार तुम राज्य हो, हाँ राज्य हो, पोषण स्तर, जब भी तो हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया 2013 के अंदर, वो क्यों बनाया हमने, मिड डे मील भी बना रखा है, तो 2007 में मैंने मिशन भी चला रखा है हमने 2007 का एक, ठीक, तो मैंने ये सारी चीजें क्यों बनाई गई, इस अनुच्छेद के अंदर लिखी हुई थी बात, राज्य ये करेगा, राज्य वो करेगा, राज्य ये करेगा, राज्य ने कर दिया, कहीं जगह कर दिया, कहीं जगह करने वाले। राज्य द्वारा अपने लोगों के लिए पोषण स्तर, जीवन स्तर उपलब्ध करवाना राज्य की प्राथमिक कर्तव्य होगा, पहला कर्तव्य हो, पहली ड्यूटी तुम्हारी है। राज्य, इसमें लिखा 47 में, राज्य मादक पदार्थों, यार क्या शराब क्यों पीने दे रहे हैं तुम छोटे छोटे बच्चों को, ये सोनू जी है, बच्चे हैं भी यार, ये रोज रात को निकलते हैं, रात को 1:30-2 बजे डेली निकलते हैं और डेली जाके एक पैक मार गाते हैं, सही बात है। मादक पदार्थों को बंद करो, मादक पदार्थों को बंद करो, मादक पदार्थ ही नहीं होने के तो क्यों भी पैक मारेंगे बैठ के वहां से जाकर, ठीक है 2 पैक और बनाओ, चलो रात को 2 बजे बैठ के क्या बात ना करो। मादक पदार्थों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों पर रोक लगाएगा, हानिकारक जो औषधियां, ऐसी मेडिसिन भी तो आ रही है ना, ऐसी मेडिसिन आ रही है जो खतरनाक हो, औषधियों पर रोक लगाने का काम किसका होगा, राज्य का होगा। उसके बाद औषधीय प्रायोजन को छोड़कर बस वह मेडिसिन दवाइयों में नहीं जोड़ी, मतलब पता लग रहा है उसे, उन्होंने ऐसी दवाई को भी बंद कर दी, वो काम तो बैठती पता किस चीज का हुआ, ड्रग्स के भी काम, उसके भी काम, हर एक प्रकार दवाई में भी। अच्छा, तो उसने बंद करना बिल्कुल भी, तो बंद करना, बिहार के अंदर शराब बिल्कुल बंद है, शराब बंदी कानून बना रखा है, क्योंकि बिहार के लोगों को काम तो है नहीं, तो रोज क्या करते, 100-200 रुपए कमाते, और 100-200 रुपए जब कमाते, रिक्शा भाड़े तो क्या करते, एक पैक लिया, शाम को लेकर टून पड़ा हुआ, उसकी औरत इंतजार कर रही, शाम को पैसे लेकर आगा, पूरा बिहार परेशान। लेकिन बिहार में शराबबंदी कानून है, फिर भी शराब बिक रही, क्योंकि यहाँ सब कुछ हो गया इंडिया, हाँ, प्रशासन की नाक तले हो रहा सब। अनुच्छेद 47 शराबबंदी कानून बिहार का, ऐसी, हाँ, कोई बात नहीं, पेपर जब बताया ना सामने, पेपर ना फिर अपना बच्चा खुद ही ढूंढ ले, तो पेपर अपने बच्चे को ढूंढ ही ले, उसे किसी सिलेक्ट करना। अनुच्छेद 48 क्या लिखा हुआ है, सुनो, राज्य कृषि, राज्य हो तुम, हाँ कृषि, तो कृषि तो है साथ साथ में बेटा, पशुपालन भी, कृषि की बात, एग्रीकल्चर की, पशुपालन की बात, जब एग्रीकल्चर के बारे में कुछ पॉइंट लिखना हो जाए तो अनुच्छेद 48 का जिक्र कर तुम। अनुच्छेद 48 पर्यावरण का भी आधार है, पर्यावरण संरक्षण की बात करेगा, कृषि की और पशुओं की बात करेगा, ठीक, कहीं भी लिखते वक्त ना अनुच्छेद का इस्तेमाल करोगे, आर्टिकल का इस्तेमाल करोगे, तुम्हारी ब्रॉड सोच को बताता, तुम्हारी थिंकिंग कितनी बड़ी, समझना ये बात है। अगर आर्टिकल का इस्तेमाल करेगा, संवैधानिक पक्ष पता होना चाहिए, कहा ना, एक छात्र सिविल सर्विस के छात्र अपेक्षा करी जाओ, उससे एक तरीके 100 तक के आर्टिकल जुबान पर बैठे होने चाहिए, कहाँ का कोई सा भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, पढ़ता रहा ना 2-3 साल तक तो पढ़ाई चलती रहेगी, तो ऑटोमेटिक याद हो जाओ, डेली पढ़ने उसकी कलाकारी हो उसकी। लेकिन तुम पढ़े कभी कृषि एवं पशुपालन में सुधार हेतु आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों का उपयोग करेगा, कृषि में पशुपालन में बनाओ ना यार, जीएम क्रॉप, जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप, जीएम क्रॉप उसे कहते, क्रॉप मतलब फसल, ऐसी फसल तैयार करो जो जेनेटिक मॉडिफाई हो। नहीं मेरे खेत में पानी देने के लिए है नहीं है, 12 सूख चुके,
ऊपर तबारी पानी नहीं बरस रहा, तो ऐसी फसल तैयार करो, वैज्ञानिक प्रणाली का उपयोग करना हो, लेकर आओ अमेरिका के बीज को, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग करके मुझसे मॉडिफाई करके उसके जीन एडिटिंग करके उसको बनाया गया बीज को, और जो बीज को खेत के अंदर डाल लो और सूखे में वो अनाज पैदा करेगा। ऐसा क्यों? इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होने की, सरकार की होगी। सरकार तो लेकर आ गई उस बीज को उठाकर वहां से। अभी हमारे यहाँ एक कपास है, कपास आजकल हाँ, वो कपास ढाका के अंदर था, ढाका बांग्लादेश की राजधानी। महाराष्ट्र के जो किसान है ना सर, इनलीगल तरीके से उपयोग कर रहे, बैन हो, क्योंकि वो बहुत खतरनाक हो, फसल को खराब कर दो पूरी तरह। ठीक, उस कपास की जो फसल है, क्योंकि वो जेनेटिक इंजीनियरिंग करके बनाया गया, उस एडिट करके बनाया गया हो, और भारत के अंदर बैन कर रखा हो, बैन कर रखा तो फिर भी इनलीगल तरीके से भारत के अंदर एंटी मार ही रहा हो, सरकार ने नहीं उपलब्ध करवाया, और उसकी पैदावार भी ज्यादा हो उसकी। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें। अब जब तुम्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा ना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो बताऊंगा तुम्हें वहाँ फसल को एडिट करके हमने ऐसे ऐसे फसल तैयार कर दी। क्या कपासों की बात करें, नहीं डोली भेड़ नहीं बनाया था हमने, वो यार ऐसी भेड़ यहाँ भी बना दो। हमने यहाँ करनाल के अंदर तो उत्तराखंड के अंदर मैंने एक बच्चिया पैदा कर दी, वो बच्चिया ऐसी ना, सुन लो, क्लोन तैयार करा, उसका क्लोन तैयार करा अलग से साइड से करके, पुरुष की जरूरत नहीं है, भागो तुम्हारा पुरुष लेकर साइड में। सही बात, तो उसके बिना पुरुष के बच्चे पैदा हो रहे, बताओ तुम, बिना पुरुष के बच्चे पैदा हो रहे, रियलिटी बात बता रहा हूं। लेकिन इस भारत में बैन कर रखा है, सही बात है, फिर लोग अनैतिक हो जाएंगे और जनसंख्या फिर तेजी से घटेगी। तो बहुत सारी चीजें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पढ़ोगे तुम। 48A में यह भी उल्लेखित है कि राज्य गायों बछड़ों विशेषकर दुधारू पशुओं के लिए नस्ल में सुधार करने हेतु उनके वध पर रोक लगाएगा। इनका वध नहीं होना देना चाहिए बिल्कुल भी। गाय की बात आगे नहीं, और ये गाय किससे संबंधित है? महात्मा गांधी थे। गाय तो बहुत प्यार करते थे महात्मा गांधी। एक रोटी सुबह को, एक रोटी नहीं, सिर्फ सुबह को देते थे रोटी। बात समझ में आई? अनुच्छेद 48 है, राज्य एक पर्यावरण का आधार, सुन लो, राज्य ना, सुन लो यार, सुन लो, राज्य पर्यावरण का संरक्षण करेगा तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करेगा। राज्य का काम होगा बेटा पर्यावरण का संरक्षण करो, बचाओ पर्यावरण को। साफ लिखा हुआ इसमें, जब भी पर्यावरण के बारे में बात आ जाना 48A को वोट को पी जाओ, 48A को, क्योंकि इसे लिखना पड़ेगा तुम्हें बार बार। राज्य पर्यावरण का संरक्षण करे, क्या क्या जंगल काटते गए? अच्छा, हैदराबाद वाला वीडियो देख लगा था, हैदराबाद वाले रोक लगा दी, सुप्रीम कोर्ट में मैसेज आया था तेरे पास? शाबाश, इस मैसेज आया सुप्रीम कोर्ट का। बड़ी बड़ी सेटिंग है तेरी तो यार। 48 है, इसमें कहता क्या रखा है? हमने बना रखा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1985 में हमने मंत्रालय बनाया, पर्यावरण मंत्रालय पहली बार 1985 में बना। 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पारित कर दिया। ये सारे काम क्यों कर रही सरकार? इसमें लिखा था 48 है। अच्छा, पहले नहीं लिखा था, बाद में लिखा हमने 76 के बाद हमने जो प्रयास करे, 85 में पर्यावरण मंत्रालय बना दिया हमने, इन्वायरमेंट की मिनिस्ट्री बना दी, तैयार कर दी। जब सरकार किसी चीज को लेकर मंत्रालय बना देना, इसका मतलब सरकार उस मुद्दे को लेकर, उस विषय को लेकर, ठीक, बहुत सजग है, याद रखिए बात। हाँ। वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करेगा, ये कह रखा है। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है? वन एवं वन्य जीवों की रक्षा हो रही नहीं हो रही? क्या देखा हमने? वो हैदराबाद वाला वीडियो सबने देखा, सब वही चारों तरफ वही फैल रहा है। ठीक, एक वीडियो आया होगा, लोगों ने AI का यूज करके ना एडिट करके उसके 20 वीडियो बनाए, और 20 वीडियो करके तेलंगाना सरकार की ऐसी तैसी करके कर दी। वहां कांग्रेस की सरकार है, ठीक, तो खतर, लेकिन डेंजर था बहुत वीडियो, ठीक, दयनीय वीडियो, क्योंकि मैंने बहुत सारे जानवरों को देखा ना वहां से भागते हुए। मैंने क्या बताया था तुम्हें पर्यावरण पढ़ाते वक्त? क्या बताया था मैंने तुम्हें? हिप्पो फैक्टर, याद हो तुम्हें? हिप्पो फैक्टर, हमने उनका पहले वाला एच का मतलब हैबिटेट, हमने उनका हैबिटेट नष्ट कर दिया, ऐसा करके नुकसान कर रहे हैं हमने। हैदराबाद के अंदर हमारे यहाँ हाथी भी, हरिद्वार में हाथी घूम रहा है रोड पर, GT पे, हाईवे पर, जिस पर नहीं आता दूसरे वाले, दूसरी वीडियो देखते हैं। बयालीस में संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। यार आजकल सूचना कितनी तेज फैल जा, कुछ भी काम हुआ ना तुरंत, अगर किसी का वीडियो है, दौड़ 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 सारे सूचना। कैसे युग में जी रहे हम यार। उनचास बजाओ 49 पर संसद विधि बनाकर राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, देखो कितनी इंपोर्टेंट बात है यार। जो यूनेस्को कानून देखा तुमने, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन का, ठीक,
अगर संसद ना विधि बनाकर, कितनी बात महत्वपूर्ण बात लिखी, संसद हो तुम, हाजी हम पार्लियामेंट, कौन हो तुम, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, क्या करो कानून बनाते हो, अच्छा एक काम करो। मैंने कहा जी क्यों, तो क्या करना, अपने राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, ताजमहल राष्ट्र में, लाल किला राष्ट्रीय महत्व, अब कुछ भी आ सके राष्ट्रीय महत्व का, ठीक है, लोग दूर दूर तक देखने आते हैं पूरे देश के कोने कोने तक, इसके अंदर राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हो या कोई स्थान हो, सही बात है, कोई स्थान जो बेस में, अब स्थान नहीं है, तुम्हारे गांव का काला कुआ हो उसे देखना कोई नहीं आएगा, वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करेगी, सब सरकार को कानून बनाओगा, कैसा बनाना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, अनुच्छेद 49 में लिखी हुई बात है, राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक होंगे उन्हें बचाने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। दूसरा, स्थान तथा कोई स्थान होगा बहुत फेमस पॉपुलर होगा और वस्तु को भी होगा, उनका संरक्षण, देखें सरकार म्यूजियम बना देती है, नहीं नहीं, और म्यूजियम को तुम देखने जाते हो, अनुच्छेद 49 उसका धारा, टिकट कटते जाएगी, बचाने की जिम्मेदारी किसकी होगी, सरकार की, स्थान की, पेड़ पौधे नहीं है इसमें, वस्तु हो सके, स्थान हो सके, स्मारक हो सके, जैसे ताजमहल होगा, इन्हें सबको पेंट करवाना, उनका संरक्षण करना, ताजमहल पर 3 करोड़ रुपए खर्च कर गए थे 2-3 साल पहले, 3 करोड़ रुपए, फिर भी उसका रंग पीला पड़ गया अम्ल वर्षा के कारण। आगे चलो सुन लो, आर्टिकल 50, राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को पृथक करेगा, साफ साफ कह रखा है इसमें, राज्य हो तुम, हाँ राज्य हम, लोक सेवा में, सरकारी सेवा में, लोक सेवाओं में के अंदर न्यायपालिका का काम अलग होगा, कार्यपालिका का बिल्कुल अलग होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, सही बात है, हमारे पास जो गवर्नमेंट हो ना, ये हमारे पास गवर्नमेंट, ठीक, इसके 3 अंग हमारे पास, ये 1 2 3, ये क्या हमारे पास, ये पहले नंबर पर विधायपालिका लेजिस्लेटिव, और दूसरे नंबर पर क्या हमारे पास, एग्जीक्यूटिव, फिर जुडिशरी हमारे पास, जुडिशरी का कोई लेना देना नहीं है, जुडिशरी का, एग्जीक्यूटिव तो कोई लेना नहीं है, कार्यपालिका न्यायपालिका तो बिल्कुल अलग होनी चाहिए, और स्वतंत्र समस्त लोकतंत्र के लिए, हेल्थ डेमोक्रेसी के लिए अच्छा माना था, अगर एक अपनी डेमोक्रेसी को मैं हेल्थी बनाकर रखना, तो उसके लिए जरूरी होगा जुडिशरी एग्जीक्यूटिव दोनों सेपरेटेड होनी चाहिए। क्या कहा मैंने, बता क्या बता, शुद्ध देसी हिंदी, तू बता मैंने क्या बताया, एक हेल्थी डेमोक्रेसी के लिए बेटर होगा, क्या बेटर होगा, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव सेपरेटेड होनी चाहिए, न्यायपालिका और कार्यपालिका, याद रहेगी बात है, अच्छा, और बताओ फिर 51 में चले जाओ, अंतरराष्ट्रीय विधि, सुन लो, अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देगा, अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देगा, जो तुम नाम की पॉलिसी देखते हो ना, जो नेहरू की नाम की पॉलिसी थी, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्षता आंदोलन जो चलाया गया था, हम नहीं जाना यार समाजवादी विचारधारा की तरफ, हम नहीं जाना पूंजीवादी विचारधारा की तरफ, हम बीच का रास्ता अपनाएंगे, हम बताने के लिए एक अलग आंदोलन चलाएंगे, उसका नाम गुट निरपेक्षता आंदोलन, वो चलाया, मध्यस्थता का रास्ता, गौतम बुद्ध को फॉलो करेंगे हम, महात्मा गांधी को फॉलो करेंगे, अशोक को फॉलो करेंगे हम। राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देगा, राज्य राष्ट्रों के बीच न्याय संगत सम्मानजनक व्यवहार को बढ़ावा देगा, इंपॉर्टेंट बात है, सुन लो, दूर रे, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत सम्मानजनक व्यवहार को बढ़ावा देगा, ये राज्य की जिम्मेदारी होगी, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानजनक व्यवहार को बढ़ावा देगा, कौन, राज्य, राज्य अंतरराष्ट्रीय विधि, इसका मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारे विदेश मंत्री हो, जब वे दूसरे देश के अंदर जाते हैं और कोई कूटनीति करते हैं, डिप्लोमेसी अपनाते हैं, कोई भी हम उनके साथ संबंधों में जाते हैं, रिलेशन में जाते हैं, उनका आधार ये अनुच्छेद 51 50 है, 51 लास्ट अनुच्छेद है, ध्यान से सुनना, अंतरराष्ट्रीय विधि समझौता, अंतरराष्ट्रीय विधि समझौता बाधाओं के प्रति सदैव आधार को बढ़ावा देगा, कौन, ये हमारे पास अनुच्छेद 51, हमने बायलैटरल ट्रेड कर रखा है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है, एफटीए कर रखा है ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसका आधार अनुच्छेद 51, सही बात है, आरसेप से हम हट गए, आरसेप क्षेत्रीय व्यापारिक भागीदारी समझौता, उससे हट गए, वो समझौता भी इसका आधार ही हो अनुच्छेद 51, दूसरे देशों के साथ हम कोई जाकर एग्रीमेंट करते हैं, समझौता करते हैं, उनका सबका आधार यही है अनुच्छेद 51, याद रहे ये बात है, कहीं हम जाकर साइन कर पाते हैं कोई किसी भी देश के अंदर, विदेश नीति का आधार अनुच्छेद 51, विदेश नीति, विदेशों के साथ हमारी क्या नीति होगी, अनुच्छेद 51 उसका आधार, फॉरेन पॉलिसी का, ठीक,
अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान मध्यस्थता से होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान मध्यस्थता तो होना चाहिए, मध्यस्थता का रास्ता अपनाओ। ठीक, इसे राज्य प्रोत्साहित करेगा, बीच का रास्ता अपनाओ। नाम रूस की तरफ है, नाम यूक्रेन की तरफ है, हमने बताया नहीं किसकी तरफ, बीच का रास्ता अपना के चल दी, क्योंकि हमें दोनों तो काम पड़ने वाला। और एक अच्छे व्यक्ति यही पहचानो, मध्यस्थता का रास्ता अपनाओ। ना तो मेरी इसके साथ दुश्मनी है, ना मैं इसके साथ दोस्ती है। सही बात है, ना मेरे साथ इसकी पक्की दुश्मनी है, ना दोस्ती है। ऐसे इधर ऐसे इधर, बीच का रास्ता अपना लो। ऐसे व्यक्ति को भारतीय समाज में वैसे दो गला भी क्या हुआ, ठीक, क्योंकि भारतीय समाज तो गधा। समझ की बात है, सारी जानकारी थोड़ा ही ना ऐसे बिल्कुल भी। क्या या मुझे नुगारी, आप भी तो भारतीय समाज में आ रहे हैं ना बेटा, हम भारतीय समाज के ना ऊपरी वर्ग में, वो शिक्षित वर्गों के अंदर अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति का आधार है अनुच्छेद 51। एक चीज और देख लो, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए थे, दोबारा फिर बता रहा हूं। 39 से इसके अंदर नलसा बनाया गया था, नलसा। तुम इसका नाम भूल गए पक्का, अथॉरिटी एक्ट। तुम पक्का इसका सन भूल गए होंगे। और मैंने इसके स्टेट लेवल पे एक संस्था थी, इसका नाम बताओ। स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डलसा बना रखी हमने, डलसा, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। ठीक, 39F जोड़ा गया। तुम मतलब कोई भी पक्का में लिख कर दे सकता हूँ, 39F नहीं बता सकता क्या लिखा हुआ। ये मेमोरी का खेल है सारा, देखो। 48 में बता दो जाओ क्या लिखा हुआ, मान जाऊंगा तुम्हें। लगाओ अपनी मेमोरी, इतना ध्यान होना चाहिए। 39F में क्या लिखा हुआ, हो नहीं सकता। 39F क्या है, बालकों को स्वतंत्र एवं गरिमायुक्त वातावरण उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य की होगी। 42वां संविधान संशोधन 1976 में। एक चीज और पूछना चाहता हूँ तुमसे, तिरालिस में क्या लिखा हुआ था पक्का? 48 पर्यावरण संरक्षण, ये हमारे मौलिक कर्तव्य, ये मैंने पहले ही पढ़ाए थे। तुम मौलिक कर्तव्य हमारे पास, ये हमारे पास मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 में। छियाची कर रही है 76 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इंदिरा गांधी ने बनाई थी कमेटी है। गरीब बता, ये बहुत बदतमीज हो रहे राज्य के लोग, ठीक है, सारी चीजें से सौंप रखी। यार एक केस था, इतना ही क्या, पांच के बाद क्या कर रखा, ये मैंने पढ़ने दे रखे, मैं पहले पढ़ा चुका मैंने। ठीक, इंपॉर्टेंट बात देखो, 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य कितने हमारे 10, 11वें नंबर का बाद में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा। ये मौलिक कर्तव्य 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु के बच्चों के शिक्षा का अवसर प्रदान करना, इसे यहाँ जोड़ा गया था, बाद में जोड़ा गया था ना। देख के बताना सर क्या था, 11 यही था ना शायद, क्यों इम्पोर्टेंट, इसे पढ़ना था मुझे, इस पर जाओ। इनके बारे में क्या कहा जाए, इन्हें कोर्ट में चैलेंज तो कर नहीं सकते, यही सबसे बड़ी कमी इनकी। प्रोफेसर थे केटी साहब, इनसे पूछा गया बताओ क्या कहना आपके इनके बारे में, इनके सामने माइक के लिए खड़े हो गए। हाँ जी प्रोफेसर साहब एक बात बताओ, तो क्या बात,
आपका नीति निर्देशक तत्व के बारे में क्या कहना, पता क्या कहता है? देखो क्या कहना, तू कह रहा है जो नीति निर्देशक तत्व बने। मैंने कहा अच्छा। तू कह रहा है एक चेक है, चेक। कमेंट करने का सबका तरीका अलग अलग हो रहा है किसी मुद्दे पर। तू कह रहा है चेक है, तू कह रहा है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। भुगतान एक बैंक की इच्छा होगी तो चेक को काटेगा, चेक को भुनागा, नहीं तो चेक को भुनाने का नहीं, उसे कैश में कन्वर्ट करेगा, नहीं तो कैश में कन्वर्ट करने का नहीं। ये तो इसका मतलब तो सारा खेल तो राज्य के ऊपर चला गया। एक लिखे क्यों थे फिर? आलोचना कर दी है सरकार ने, सहमत नहीं है इससे। सही बात। अगला कमेंट, सबसे बढ़िया कमेंट देखें किसका आगा। नसरुद्दीन, डीपीएसपी एक नए वर्ष के प्रथम दिन के वादे हैं जो दूसरे दिन भुला दिए जाते हैं। पहले दिन तो वादे कर दिए, अगले दिन भुला दिए जाते हैं। ध्यान कौन रख रहा है? तुम भी कमेंट कर दो, तुम भी कोई कमेंट कर सको, बस तुम्हारा कोई पॉपुलर नहीं होने का बिल्कुल भी। अगर तुम इस पर पीएचडी करोगे ना, रिसर्च करोगे, फिर अपना पेपर पब्लिश करवाओगे, तब तुम्हारा वो पॉपुलर हो सकोगे। कमेंट तो जब करोगे जब समझ में आया होगा। तो ये टीटी कृष्णमाचार्य, इनका फेमस है बहुत। डीपीएसपी संविधान निर्माताओं की भावनाओं का कूड़ेदान है। डीपीएसपी होता क्या है? संविधान निर्माताओं की भावनाएं थी, ये करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन सरकार ने इसको कूड़ेदान में डाल दिया। करेगी जिन संविधान बनाया था। पूछा जा, कई बार पूछा गया पेपर में, याद रखिए बात। एमसी छांगला मुख्य न्यायाधीश थे। एमसी छांगला, इन्होंने राज्य के नीति तत्वों को भारत का स्वर्ग कहा। स्वर्ग क्या कहा? अगर इसे लागू कर दो तो कितनी अच्छी बात होगी। जितने मौलिक अधिकार, जितने भी राज्य के नीति तत्वों ने उठाकर मौलिक अधिकारों में डाल दो, फिर देखो मजा कितना आएगा। तेरे पर तो बड़े नजारा बाद में पढ़ लगेगा तू। डॉक्टर अंबेडकर ने पूछा गया, डीपीएसपी कोई भी सरकार उपेक्षित नहीं कर सकती, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर तो पूछा गया, बताओ आपका क्या कहना? माइक इनके सामने खड़े होंगे मीडिया वाले, क्या कहना डीपीएसपी को लेकर? आज संविधान सभा के अंदर डीपीएसपी को जोड़ा गया तो संविधान के अंदर, तो आपका इसके बारे में क्या कहना? देखो मैं कहना चाहता हूँ, डीपीएसपी कोई भी सरकार उपेक्षित नहीं कर सकती, इन्हें हटा नहीं सकती, कोई भी सरकार उपेक्षा नहीं कर सकती इनकी, कोई भी सरकार आगे कब तक भी। यदि वह ऐसा करती है तो अगले चुनाव में नुकसान उठाना पड़ेगा। किसका? अगले चुनाव में नुकसान उठाना पड़ेगा अगर इनका पालन नहीं करोगे तो, बिल्कुल भी। और लोकतंत्र के लिए अच्छा भी बनना जाए। ग्रेनविल ऑस्टिन बहुत बड़े विधि विशेषज्ञ हैं, ग्रेनविल ऑस्टिन, इन्हें कमेंट करने की बहुत आदत है। कोई भी संविधान बनाएंगे किसी भी देश का तो पक्का कमेंट करें ग्रेनविल ऑस्टिन, तो इनका कमेंट बहुत अच्छा बनना चाहिए। इन्होंने बता क्या कहा? इन्होंने कहा जो डीपीएसपी है ना तत्वों को भारतीय संविधान की आत्मा बताया। बताओ कहां? भारतीय सबका क्या है? एक ही चीज को देखने का क्या है? क्या है? क्या है? परिसंपत्ति। इसके हिसाब, तेरे हिसाब से क्या है? बता। पेन, तेरे हिसाब से क्या है? क्या? धातु से बनी? धातु कहां दिख रही है? प्लास्टिक है सब। तो बता। पेन है मेरे लिए क्या है? एक प्रकार से मेरे लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं मानता से। लकड़ी ठाक लेके दूंगा तो इससे चल जाएगा तो फोड़। एक ही चीज को देखना है, नजर अलग अलग हो सकता है ना, हो सका नहीं हो सकता। क्वेश्चन सबसे बढ़िया कमेंट पता कौन करेगा? क्या चीज सही क्या चीज गलत है? तुम हो कौन बताने वाले? सुप्रीम कोर्ट बताएगा ना। तुम हो कौन बताने वाले? सुप्रीम कोर्ट बताएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बताया क्या आएगा? एक केस गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, मिनर्वा मिल यूनियन वर्सेस ऑफ द इंडिया 1980, मिनर्वा मिल्स यूनियन वर्सेस ऑफ द इंडिया 1980, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1900 केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पता क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेटा एक काम सुनो, ध्यान तक कान खोल को सुन लो, जो राज्य के नीति तत्व दिखाई दे रहे हैं तुम, ये मौलिक अधिकार है जो हमारे पास, देखो सुन लो, नीति तत्व और ये मौलिक अधिकार। इससे पहले मौलिक अधिकार पढ़े ना? हाँ जी पढ़े। तुम बहुत मौलिक अधिकारों को बहुत वरीयता दे रहे हैं ना, तुम मौलिक अधिकारों को तुम बहुत बड़ा चढ़ा कर दिखा रहे। बेटे मौलिक अधिकार और जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार हुए, फंडामेंटल राइट्स मतलब, और दूसरा डीपीएसपी, दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट पूरक दूसरे के। इसका मतलब एक दूसरे के बिना नहीं काम कर सकता, दूसरा पहले के बिना नहीं काम कर सकता, दोनों को साथ में लेकर चलना होगा। दोनों एक दूसरे क्या बताया? कंप्लीमेंट बताया, पूरक बताया। मिनर्वा मिल्स वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरे कंप्लीमेंट बताया, पूरक बताया। याद है क्या कहा? एक तो डीपीएसपी होगा, एक हमारे पास फंडामेंटल राइट्स होंगे,
और दोनों एक दूसरे क्या है, कंप्लीमेंट। क्या है, कंप्लीमेंट। ठीक, मूर्ख नहीं पूरक। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना का भाग माना हुआ। अब भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना हम पहले ही पढ़ा चुके। भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना 24 अप्रैल 1973 की बात है। ये केशवानंद भारती केस था, वो केशवानंद भारती केस। और केशवानंद भारती केस के अंदर ये समझ जाओ, केशवानंद भारती केस के अंदर साफ साफ सुनमक कहा गया, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना होगा, नहीं तो मारे जाओगे। अब करो बदलाव। इंदिरा गांधी को साफ निर्देश दे देंगे, तो इंदिरा गांधी धड़ाधड़ संशोधन, दे संशोधन, दे संशोधन। जब केशवानंद भारती केस आया, पता क्या कहा, करो संशोधन, कितना करना। अब तुम्हें एक संकल्पना देते हैं, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना। उसने कहा ये भारत का संविधान है, ये है भारत का संविधान, ऐसा करो, भारत का संविधान मान लो। इसके नीचे बहुत सारे पिलर लगे हुए, 1 2 3 4 5 6। सरकार पूछती थी कितने पिलर है, क्या कौन कौन से, करे समय समय पे बताएंगे। 4 पिलर कहाँ समय समय पे बताएंगे, पता लग गया। कुछ भी सरकार कानून बनाती है तो सरकार कानून बनाती है, सुप्रीम कोर्ट पता क्या कहता है, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना का भाग उठाओ, अपने घर ले जाओ तो कानून को। ठीक, ये दौर था वो। पीछे मैंने तमीज से समझाया इसके बारे में। संविधान के अनुच्छेद 43 में क्या व्यवस्था की गई है, 20 शब्दों में लिखना। लोग और पीछे समझा सवाल, संविधान के अनुच्छेद 43 में क्या व्यवस्था की गई, क्या घंटा लिखोगे जब याद ही नहीं होगा तुम्हारे। नीति निर्देशक तत्वों में प्रमुख गांधीवादी तत्वों का उल्लेख कीजिए। अब गांधीवादी सिद्धांत वाले मैंने सारे बताए थे अनुच्छेद, उनके बारे में बैठकर तमीज से लिखना पड़ेगा। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक तरफ मौलिक अधिकार हेडिंग बना लेंगे, एक तरफ नीति निर्देशक तत्व, पीसीएस में लिखे जा सकते सवाल है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों के महत्व को परिलक्षित कीजिए। राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व है उनके सिद्धांतों के महत्व को परिलक्षित कीजिए। क्या महत्व, इंपोर्टेंस क्या डीपीएसपी का। इसके साधक क्रियान्वयन हेतु क्या नीतियां अपनाई गई है, इसके क्रियान्वयन करने के लिए कौन कौन सी नीति अपनाई गई, कौन कौन से कानून बनाए गए, ये बताने पड़ेगा तुम्हें। ऐसे करके सवाल पूछे जब पीसीएस के अंदर और यूपीएससी के अंदर भी। हटाओ इसको, खत्म खेल है, एक और आ रहा है।